आज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर धमाके करता है, आतंकवादी हमले करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर अमेरिका ही नजर आएगा। क्या ये विद्रोह की शुरुआत है? शुरुआत नहीं है सर, ये विद्रोह का अंत है। मतलब आज बीएलए ने वो हालात कर दिए कि चाइना को अपनी कंपनी वापस ले जानी पड़ी बलूचिस्तान से। वो हालात हो गए हैं कि उनका पीओके अलग देश से अलग होने के सिचुएशन में है। पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा करे जिसका रोना धोना लेके यूएन में पहुंच जाए और बोले कि सारा का सारा हिंदुस्तान में करवा जाए। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता? ट्रस्ट नहीं करता सर। अमेरिका क्या कर रहा है? पाकिस्तान को प्रॉक्सी के तौर में यूज कर रहा है। वॉर का देखो, वॉर तो नहीं रुकेगा। ना तो आप ये कह सकते हो कि ये वॉर अमेरिका ने जीता, ना आप ये कह सकते हो ये वॉर ईरान ने जीता। जो जनाजा उन्होंने आज निकाला, वो जनाजा वो 3 दिन के बाद भी निकाल सकते थे, लेकिन क्यों? ताकि अपने लोगों का एक मॉडल बना रहे हैं। आने वाले नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका के। आप देखना पर आते हैं बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। उससे पहले ही होगा कि दुनिया के अगस्त इस टाइम परमानेंट हो चुका है। जैसे ही मिड टर्म खत्म होंगे, अमेरिका क्या करेगा? अपने ऊपर एक अटैक करवाएगा, अपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, किसी नेवी बेस के ऊपर, कहीं भी एक्सवाइजेड। बोलेगा ईरान ने हमला कर दिया लेने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए। और ईरान का वजूद की लड़ाई है सर। दोनों की लड़ाई अलग है। एक की सुपर पावर है, एक वजूद है। मानो या ना मानो, चाइना हमारा पड़ोसी है। तो जो पड़ोसी होते हैं तो कभी उनके साथ टकराव भी होता है, चीजें भी होते हैं और डिप्लोमेट तरीके से बातें होती हैं सर। ऐसा नहीं है कि जैसा दिखाने की कोशिश करी जाती है, जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, ऐसा नहीं है ग्राउंड पर। उसने लेकिन जाएंगे दिसंबर में बांग्लादेश से कसीमा, और जैसे ही बांग्लादेश जाएंगे आपको दिखाई देगा कि 4-5 महीने के अंदर अंदर बांग्लादेश में सरकार गिर जाएगी दोबारा अवामी लीग। अच्छा, बिल्कुल सर। आपको ये लग रहा है? लग रहा है, बता दिया मैंने। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, एनएसजी कमांडो रहे हैं, खुफिया विभाग में काम किया है और अपनी बात को बड़ी मुखरता से रखते हैं जब बात देश की आती है। तो इस वक्त देश में कई सारे सवाल भी खड़े हो रखे हैं, आंतरिक सुरक्षा को लेकर हो, विदेश नीति को लेकर हो या हमारे पड़ोसी मुल्क हो। भारत इस वक्त चौतरफा कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। हम बात करेंगे एक ऐसे जवान की जो कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है। स्वागत कीजिए मेरे मेहमान का, लकी बिस्ट जी का। पैराएसएफ कमांडो रहे हैं, देश की सेवा की। लकी जी, बहुत स्वागत है बढ़िया स्टेट मिरर में। जी सर। लकी जी, आप देश को लेकर बहुत बड़ी बात करते हैं, जानते हैं सब कुछ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इस वक्त भारतीय राजनीति की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो विदेश नीति की हम बात करें या पूरे विश्व की जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, युद्ध के हालात बने हुए हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, भारत और नेपाल की अगर बात करूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। खासतौर से भारत की स्थिति को किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि भारत भी चौतरफा घिरा हुआ है? देखो सर, आज दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है, आप यूक्रेन रशिया वॉर देखो, 3.5 साल से चल ही रहा है। बिल्कुल। आप आ जाओ वहाँ इजराइल अमेरिका वॉर देखो, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का वॉर देख लो, बांग्लादेश देख लो इंटरनल कैसा हो रखा है, अब पाकिस्तान देख लो लगातार अफगानिस्तान के साथ चल रहा है। तो वॉर तो सब जगह है, ऐसा नहीं है कि वॉर तो सब जगह चल ही रहा है। और रही हिंदुस्तान की बात सर, देखो जब पूरा विश्व में इस टाइम सिचुएशन चल रहा है पूरा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ एक विदेशी ताकत तो होती है जो हमेशा चाहता है कि हिंदुस्तान भी डिस्टर्ब रहे। हिंदुस्तान क्यों डिस्टर्ब ना हो? जब पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है तो लोग चाहते हैं। तो बहुत बार कोशिश करी है लोगों ने, बार बार। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखें तो उनकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान को वॉर में लेकर आना। अगर आप बांग्लादेश के अंदर जाओ तो आपको समझ में आएगा कि जब आप अपनी फेंसिंग लगाने जा रहे हैं तब भी यूएन तक में बात बोली गई थी कि हिंदुस्तान क्यों लगा रहे हैं, जबकि हमारा इंटरनल मामला, हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकार है हमें। आप वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के अंदर भी देख सकते हैं और आज देश के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में देख लो, आपको बगल में यही जंतर मंतर में भी कुछ लोग बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है। बिहार के अंदर भी कुछ एक लोग, चीज़ें घटनाएं होती रहती हैं जो सवालों के घेरे में। लेकिन दिक्कत यह है कि घटनाएं अभी से नहीं हो रही, घटनाएं तो 1947 से होती है देश के अंदर। कौन सा ऐसा टाइम था जिस टाइम घटनाएं नहीं हुई थी? लेकिन उन छोटी घटनाओं को बड़े रूप में कौन कन्वर्ट करता हो, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आज क्या है कि आप एक छोटा सा इसी चीज से अंदाजा लगा लो। आज क्या होता है कि देश के अंदर कोई भी बात हो रही है, उस बात को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, टूल कैसे दिया जा रहा है, टूल कैसे दिया जा रहा है। जैसे 3 दिन पहले मैंने बताया कि
एक अफवाह उड़ी कि चाइनीज आर्मी 60 किलोमीटर अंदर आ हाँ, अरुणाचल प्रदेश के वीडियो आए थे वो। पूरे देश के अंदर एक ही वीडियो चल रहे थे, लोग गुस्सा हो गए, ये आ गए। तो इसको डिसइंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाना लोगों को, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे देना, जबकि कोई चाइनीज आर्मी नहीं थी वो एक इंसर्जेंट ग्रुप था मणिपुर का, यूएनएलएफ ट्राइब्स कह सकते हैं, ट्राइब्स कह सकते हैं। और जो यूएनएलएफ एक जिसको लोग चाइनीज आर्मी समझ रहे थे, वो एक इंसर्जेंट संगठन था। लेकिन नहीं, आप ये छोटी बात, लेकिन कौन था जिसने इसको बढ़ावा दिया? कोई ना कोई तो होगा। देखो मेरे पास तो एक वक्त का टाइम नहीं है ना आपके पास है, दुनिया में किसी के आज तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि किसी माँ का कोई बच्चा अगर सोशल मीडिया में एक फोटो डालता है, उसके भाई भी उसको लाइक नहीं करते, उसको टाइम ही नहीं है अपने भाई की भी पोस्ट देखने के लिए। तो ये कौन सा ऐसा वर्ग है जिसने पूरे देश के मोबाइल में घुमाना शुरू कर दिया? कौन इनको फंड दे रहा है? बात समझ रहे हैं? साजिश, मतलब एक तरीके से तो साजिश है। देश के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन, देश को क्या करना, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ करना, भड़काना, मिस इन्फॉर्मेशन देना। आज के टाइम में आप ये देख लो कि हर आदमी को ये लगता है कि उसको सब कुछ पता है ना। यार आप अपने एसी कमरे से कभी बाहर नहीं निकले, आपको दिक्कत है, आपको लग रहा है कि चाइनीज आर्मी 60 किलोमीटर अंदर आ गई, एकदम सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। आप जाओ ना अरुणाचल प्रदेश, जाकर आ जाओ, पता चलेगा ना आपको, देख कर आओ ना, लाइन एक्चुअल कंट्रोल देख कर आओ। लेकिन क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार आ गया लोगों के हाथ में, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाए, लोग जनता विश्वास करने बैठ जाती है? सर देखो, लोग वही विश्वास करना जिनको ज्ञान नहीं है सर। अगर आज मुझे कोई आदमी ये बोलेगा, सपोज करो कोई आदमी मुझे बोल दे कि यार यूएस आर्मी यहाँ से मूव करिए, देखो भाई वर्ल्ड की आर्मी की एक ही ड्रेस है ना, बिल्कुल, मैं नहीं बिलीव करूंगा। ये कोई भी आदमी बिलीव कर देगा, उसको एक अंग्रेज दिखेगा पूरा यूएस आर्मी, यार वो रशियन भी हो सकता है, ब्रिटेन आर्मी भी हो सकता है ना, किसी भी आर्मी का हो सकता है। तो आपने जिनको चाइनीज आर्मी बना दिया, 2 सेकंड में बिलीव कर लिया, यार वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं भाई, ठीक है, तुमने उनको। तो जिसको नॉलेज नहीं है उसको 2 मिनट में विश्वास कर लेता है, उसको गुमराह करना बहुत आसान है वो, क्योंकि लोग क्या एक भेड़ चाल चलते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। इस देश में आप लोगों से ये पूछ कर देखो कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नॉर्थ ईस्ट जाकर देखा है, जो मणिपुर गए, जो नागालैंड गए, कितने लोग हैं जिन्हें उनको ये भी नहीं पता होगा कितने राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में? तो बस तो यही नहीं पता होगा ना उनको सर। तो ये क्या होता है, एक मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसे लोग होते हैं। तो इन लोगों से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये लोग थोड़ी देर में इस खाने होते हैं, थोड़ी देर में इधर आ जाते हैं। क्या ये आंतरिक ही लोग हैं हमारे देश के, या बाहर से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है? ये प्रोपेगेंडा तो बाहर से चलेगा, लोग अंदर हैं, लोग अंदर हैं, प्रोपेगेंडा बाहर से चलेगा। इसके लिए पूरी की पूरी एक टीम बैठी हुई है। आपको क्या लग रहा है कि इनके लिए क्या कहते हैं, हजारों लाखों रुपए, करोड़ रुपए की फंडिंग आ रही है इस चीज के लिए? ये क्या होता है, उनका काम होता है मोबाइल के अंदर सर्कुलेट कर देना, चीजें करना, लोगों तक पहुंचाना, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सच में यार हमारी तो दिक्कत आ रही है, देश में दिक्कत आ रही है। तो माहौल पैदा किया जाता है उस चीज के लिए। लेकिन लकी भाई, आप जो बात कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, कहते हैं ना कि अधूरी जानकारी बहुत बड़ा एक टूल होता है कि किसी को गुमराह करने के लिए, और सुरक्षा के लिहाज से बहुत गलत मानी जाती है। आधी अधूरी जानकारी तो कहते हैं ना कि एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अभी कैसे देखो, आपके हाथ में एक मोबाइल है अभी जी, ये मोबाइल आपके लिए अच्छा है, बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा होगा ये मोबाइल, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इससे भी अच्छे मोबाइल, आप बोलोगे मैं 50 मोबाइल ला के रख दूं यहाँ पर, आप फिर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारी चीजें यही होती है मिस इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि यार भारत सरकार देखो एक इन्फॉर्मेशन आई है, बिल्कुल सही है। तो जो प्रोपोगंडा चलाते हैं, एंटी एलिमेंट क्या करते हैं, वैसे ही आपको 99 इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देंगे। मतलब आप किस पर ट्रस्ट करोगे? आप एक चीज पर ट्रस्ट करोगे या 99 चीजों पर ट्रस्ट करोगे? तो जब आपके सामने बहुत चीजें आ जाती हैं तो सही को जांच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, भारत उभरती हुई शक्ति है, सब जानते हैं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, चाइना इस वक्त इनको कंट्रोल कर रहा है। इवन श्रीलंका को भी हमने देखा, मनटोटा किस तरीके से वहाँ पर कब्जा के बैठा हुआ है वो। ये जो पूरा एक सर्कल बना रहा है चाइना, चारों तरफ से भारत को घेर रहा है, ये कितना खतरनाक है भारत के लिए? सर देखो, अगर आज आप एक बच्चे से पूछो सवाल, किसी भी से सवाल पूछो, हिंदुस्तान का दुश्मन कौन है सर? पाकिस्तान बोलेगा, और दूसरा दुश्मन चाइना बोलेगा। ये आदमी के जहन में है। चलो ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, कोई दोहराए नहीं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप भी कवर करते हैं। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हैं सर। मुझे इतना बताओ कि चाइना ने हमारे देश में 1947 से लेकर 2026 तक कौन सा आतंकवादी हमला कराया जिसमें हमारे एक आदमी की जान गई है? वॉर को छोड़ के, 62 वॉर, आर्मी वॉर को छोड़ दो, बिल्कुल। लेकिन मुझे आप बता दो कि आज तक क्या चाइना ने हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला कराया सर? बताओ। नहीं किया, बिल्कुल। एक आदमी चाइना के हमले से मरा है हमारे देश में, आतंकवादी हमले से।
मैं आर्मी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करूंगा, देखो आर्मी को आप आर्मी का अलग है। वेल वो अलग लेकर चलो आप, ठीक है, गलवान वगैरह अलग लेकर चलो, 1962 वॉर अलग लेकर चलो, चाइना का आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट चला, उसको छोड़ दो, मैं बात सिविलियन की कर रहा हूँ। आतंकवादी यानी कि सिविलियन मार दिए गए उनके। तो ऐसा है सर? नहीं, ये बिल्कुल। तो फिर आपके जहन में किसने डाल दिया कि चाइना हमारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है? वो देखिए, क्योंकि क्या है ना कि राजनीति बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। हाँ। राजनीति हमारे देश में इस तरह घुमाई गई है कि चाइना, क्योंकि देखिए बहुत आगे बढ़ गया हमारे देश से। हमारे देश की राजनीतिक हालात कुछ अलग तरीके के थे, क्या है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पिक्चर ये दिखाई गई कि चाइना हमसे हमारा बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान तो है ही है। तो सर यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं ना कि क्यों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताओ तो सही कि उनके आतंकवादी हमले से हमारे देश को कोई नुकसान हुआ है? हमारे देश में, चलो अब आ जाते हैं हम उसकी बात। चाइना क्या कर रहा है? ग्वादर एयरपोर्ट लिया उसने पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान का। आदमी के पास पैसा है ना सर, लेगा, तुम भी लो ना, किसने मना किया? हमने ईरान में बनाया है ना, ईरान में हमने भी डील चली थी, कोरोना के चक्कर में रुक गई गई डील। वो। श्रीलंका में उसने लिया, तो तुम्हें मना किसने किया? क्या श्रीलंका ने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं भारत से पैसे नहीं लूंगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो एक बिजनेस कर रहा है, आप उसको आप उससे लेकिन पावरफुल उसका यूज कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट ही करता है ना वो। सर करेगा, हाँ, ये दुनिया में हमेशा करेगा, हाँ। तभी तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, करेगा। तो तुम करते हम करते हैं ना सर, वो तो करेगा सर। भारत की ये कमी रही। ये कमी भारत की भी नहीं रही, कमी है आपको मिसगाइड करने की कमी, जो लोगों के जहन के अंदर डाला या यूं कहेंगे कि जो इच्छा शक्ति की बात हमेशा आती है कुछ भी काम करने के लिए, जो जितनी भी सरकारें हमारी रही, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन कई बार कहते हैं इच्छा शक्ति नहीं रही कि भाई आपको दूसरे देशों में जाके अपना को मजबूत करना है। अगर आपको दिख रहा है कि हमारे देश के चारों तरफ से हमको घेरा जा रहा है, तो आप भी उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सर आप मुरारजी देसाई को देख सकते हैं, उनको तो ये तक बोला गया था सर आप हमें परमिशन दे दो, हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, दूसरे देश में दखल नहीं देना। तो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है आपका देश कितना पावरफुल बनेगा हमेशा। क्यों? तो जैसा आपका लीडर होगा आपका देश उतना स्ट्रांग बनेगा। अगर आपका सेनापति कमजोर है तो आप लड़ाई हार जाओगे, अगर आपका सेनापति स्ट्रांग है तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। अभी भारत के सेनापति की अगर बात करें तो कैसा लगता है आपको? क्या चीज का सर? भारत का सेनापति आपने बात की है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। स्ट्रांग विल पावर नजर आती है उनके कामकाज में? अरे सर हिंदुस्तान की आर्मी, हम नहीं बोलते सर ये जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था ना सर, ये तब की बात है। हिटलर ने क्या बोला था कि ये जो भारतीय सेना है ना सर, ये अगर मुझे मिल जाए मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा सर। हम वो हैं जिसने कारगिल में नीचे से उस हाइट को कवर किया था जहां से कंकर भी मारो तो गोली का असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हिंदुस्तान की सेना का आज तक इतिहास है कि सेना बढ़ती हुई आगे कभी बैकफुट में वापस नहीं आती सर। तो आप सेना की तो, हिंदुस्तान की सेना उसका तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते दुनिया के अंदर किसी। बेशक एक्यूपमेंट में हो सकता है कि यूएस आपसे आगे हो, टेक्नोलॉजी चाइना के पास आपसे ज्यादा हो, लेकिन भारतीय सेना जज्बा है जो। बस सर। देखिए भाई, हम जिक्र कर रहे थे भारत के चारों तरफ से घिरे हुए देश हैं। आप बता रहे थे कि दुश्मन कौन है बड़ा हमारा? चीन को क्यों दुश्मन बताया जाता है, जबकि वो सब जगह से आगे बढ़ता रहा है। असली दुश्मन कौन है भारत का? सर देखो, असली दुश्मन ग्राउंड पर हमारे को आता पाकिस्तान नजर बिल्कुल है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है हमेशा इंडिया को, उसको पता है, वो समझ में आ गया था उसे 1999 के बाद, यहाँ की 71 में भी उसको समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान से मैं फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता कभी भी। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉक्सी तैयार करने पड़ेंगे, आतंकवादी तैयार करने पड़ेंगे जो हिंदुस्तान को क्या करें, इंटरनली क्या करें, तोड़े अंदर से। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जब भी आपने 26/11 देखा, आपने संसद पर अटैक देखा, पहलगाम अटैक देखा, बहुत सारे ऐसे करता रहता पाकिस्तान। ये दुश्मनों में सामने से नजर आता है, लेकिन इसको पैसा कौन दे रहा है? इन सबके लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा मिल ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के पास दुनिया भर का पैसा। आज अगर पाकिस्तान देखो तो पाकिस्तान के अंदर भूखमरी है इस टाइम, भिखारी देश है, बिल्कुल भूख से मर रहा है इस टाइम पूरा पाकिस्तान, भिखमंगा देश। लेकिन क्या है, वेस्ट के, अमेरिका के इसको फंडिंग, जिस अमेरिका को हम कई बार अपना दोस्त बनाते हैं, बिल्कुल। मैं ये बोलूं कि जीवन में इस अमेरिका के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान को सारी एड फंडिंग करने वाला कौन है? ये अमेरिका है सर। बिल्कुल। आज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर धमाके करता, आतंकवादी हमले करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर अमेरिका ही नजर आएगा। यही वो अमेरिका था जिसने बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट को कोलैप्स कराया, बिल्कुल, है ना। फ्रंट पर किसको रखा? फ्रंट पर इसने पाकिस्तान को रखा, ISI को रखा, अभी भी रख रहा है।
लेकिन अगर वेस्ट के अंदर एक तो अमेरिका के अलावा अगर पूरा का पूरा नाटो, तो मैं बोलूँगा पूरा का पूरा जो नाटो है वो नहीं पसंद करता हिंदुस्तान को। तो हमारे को सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान को जो एड फंडिंग, मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर कोई भी टेररिज्म बिना पैसों के नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर बच्चे के हाथ में पत्थर पकड़ाना है और AK-47 देना है, रॉकेट लॉन्चर देना है, एक्सप्लोजिव देना है, शरीर में बॉम्ब मारना है, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो जो आज पाकिस्तान को फंड कर रहा है वो है अमेरिका, बैकफुट में पूरा का पूरा नाटो। आप इसी नाटो को देखो अभी क्यों इस टाइम जो हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा 6 यूक्रेनियन, 1 अमेरिकन पकड़ा गया। अब उनकी बैक हिस्ट्री टच करो, चेक करो बैक हिस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं मैथ्यू का तो कनेक्शन आपको अमेरिका के साथ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी 6 यूक्रेन की कनेक्शन किसके साथ है? नाटो के साथ है पूरे के पूरे। मैंने यहाँ तक कि अपने डॉक्यूमेंट्री वीडियो के अंदर उनकी पूरी डिटेल दी है इन 7 के 7 लोगों की, कैसे नाटो इंडिया को भी एक वॉर में लेके आना चाहता था, और ये शुरुआत चाहता था नॉर्थ ईस्ट से। अच्छा, नाटो भी चाहता था कि भारत भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए, वॉर में आए। बिल्कुल बिल्कुल, नाटो चाहता है पाकिस्तान के साथ वॉर में आ जाए, चाहे पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आज बांग्लादेश के साथ क्या सिचुएशन चल रही है कि बांग्लादेश में अगर हम अपनी फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो क्यों दिक्कत हो रही है आज यूएन में बांग्लादेश को, कि हम अपने बॉर्डर को सेफ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अगर उनको पावर में कौन लेके आ रहा है? पावर में यही यूएस, यही नाटो लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट में तो नाटो ही है ना सर। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया लकी भाई, पाकिस्तान के इंटरनल जो हालात हैं, मैं बात कर रहा हूँ पीओके की। इस टाइम आप पीओके देख लो, पीओके बिल्कुल इस टाइम देखा जाए तो सेना और वहाँ के जो आम नागरिक आमने सामने हैं। क्या ये विद्रोह की सुबगाहट है? शुरुआत नहीं है सर, ये विद्रोह का अंत है। अच्छा, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। आज बलूचिस्तान ने क्या बोला है? आज बलोच ने ये बोला है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आप पाकिस्तान से बात नहीं करोगे, आप बलूचिस्तान से बात करोगे। मतलब आज BLA ने वो हालात कर दिए कि चाइना को अपनी कंपनी वापस ले जानी पड़ी बलूचिस्तान से। कल आशिम मुनीर ने क्वाटा के अंदर एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग में क्या बोला? उस मीटिंग में बोला कि मुझे 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा बलूचिस्तान क्लियर चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ अपना एक नैरेटिव सेट करने के लिए, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि चाइना का प्रेशर आ रहा है आशिम मुनीर के ऊपर। क्योंकि चाइना ने पैसा दिया है भाई पाकिस्तान को, बहुत पैसा लगाया कि भाई मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे इतने लीज में जमीन चाहिए। लेकिन BLA ने क्या कर दिया? BLA ने किया कि अगर कोई भी आदमी यहाँ पर काम करेगा या बलोच के कोई भी रिसोर्सेज ले जाने की कोशिश करेगा तो वो हमारा दुश्मन है, हम उसे टारगेट करेंगे। और आप पीओके के अंदर देख लो क्या कर रहा है आज पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी ने 200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शायद ये आंकड़ा 500 के लगभग भी हो सकता है, जिसको दुनिया की कोई भी मीडिया नहीं दिखा रही है, नहीं दिखा रही है ना। और कितने लोग, हजारों लोग मिसिंग हैं जो कभी वापस अपने घर लौट के नहीं आएंगे। तो आज पाकिस्तान के अंदर वो हालात हो गए हैं कि उनका पीओके अलग देश से अलग होने के सिचुएशन में है, बलूचिस्तान अलग होने के सिचुएशन में है। अब वहीं देख लो, आप पंजाब के अंदर आ जाओ, पाकिस्तान पंजाब के अंदर वो बोलते हैं कि इस सब सिचुएशन की वजह से हम भुखमरी में आ गए क्योंकि हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और आप सिंध के अंदर आके देख लो, कहता है कि हिंदुस्तान पानी रोक देता है तो कभी तो सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। तो आज पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा है, इंटरनल तो गृह युद्ध है, और पाकिस्तान दूसरा क्या कर रहा है? अफगानिस्तान से लगातार वॉर कर रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि पाकिस्तान से बलोच ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बोल ही दिया, अपनी करेंसी तक दे दी है। तो आपको दिखाई देगा कुछ दिन के बाद कि पीओके भी बहुत जल्दी, अगर यही हालात रहेंगे तो अलग हो जाएगा। अगर आपने एक स्टेटमेंट सुना हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सर का, उन्होंने क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा पहलगांव करने की कोशिश करी तो पीओके को खो देगा इस बार। लेकिन लकी भाई, आप जो बात बोल रही हैं, सब जानते हैं कि राजनाथ सिंह साहब ने ये बात बोली थी, लेकिन क्या लगता है कि अभी हालात ऐसे हैं, भारत को कोई एक्ट करना चाहिए इसमें? क्योंकि जो पीओके के लोग हैं वो भी आस लगा के बैठे हैं कि शायद भारत उनकी मदद करेगा और उनको इस पूरे इसके कहते हैं कि परेशानी के माहौल से बाहर निकालेगा। क्या भारत को स्टैंड लेना चाहिए कोई भी पीओके को लेकर? आज हमारे को जरूरत ही नहीं स्टैंड लेने की। ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान खुद कई हिस्सों में अलग हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। आप देख लो, बलोच में हमने तो कुछ नहीं किया ना सर। बलोच के अंदर पाकिस्तान आर्मी मूव नहीं कर पा रही आज, बिल्कुल घुस नहीं पा रही है, मारते आते हैं। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तहरे तालिबान लगातार पूरे पाकिस्तान में आत्मघाती हमले कर रहा है, वो तालिबान जिसको उन्होंने बनाने में पूरी मदद करी थी। बिल्कुल ठीक है, आज वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। आज पूरी पीओके की जनता अगेंस्ट पाकिस्तान की हो चुकी है। तो हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है सर करने की कुछ, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ही इतनी नाराज हो चुकी है अपनी फौज से कि आज वो ओपनली विद्रोह करना शुरू कर दिया उन्होंने अपनी आर्मी के खिलाफ। नहीं तो, लेकिन जो भारत लगातार ये बात कहता भी आया है कि पीओके भारत का हिस्सा है, बिल्कुल हम उसको लेंगे। इवन गृह मंत्री ने बोला हो या हमारे रक्षा मंत्री ने ये बात बोली हुई है, लेकिन आपको लगता है बिना एक्ट किए कैसे भारत को मिल जाएगा? सर आज सिचुएशन ये है, देखो हम उससे दुश्मनी रखते हैं जो दुश्मन बराबर का होता है। आज पाकिस्तान खत्म हो चुका है।
अगर हिंदुस्तान उसमें कोई भी एक्शन करता तो सारा ब्लेम इंडिया के ऊपर डाल देगा। बिल्कुल मेरी बात समझ, हमने कुछ नहीं किया है। आज पाकिस्तान खुद बर्बादी के कगार में है। पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा करे जिसका रोना धोना लेके यूएन में पहुंच जाए और बोले कि सारा का सारा हिंदुस्तान ने करवा जाए, अमेरिका के पास चला जाए, यूएन में चला जाए, पूरा नाटो को बोलने, यूरोप को बोलने लग जाए कि सर देखो हिंदुस्तान ने हमारे देश में क्या कर दिया। तो इसलिए हिंदुस्तान आज कुछ नहीं कर रहा क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है, तेरा देश वैसे ही खत्म हो चुका है, वैसे गड्ढे में जा चुका है पूरा। ये है। पाकिस्तान की हमने बात कर ली। एक युद्ध जो पिछले 4 महीने से छिड़ा हुआ है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, बिल्कुल, जिसमें पूरा विश्व पिस रहा है। पूरा विश्व, भारत को बहुत दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है सर। सीज फायर हो गया लकी भाई, हर बारी हुआ है, एक बारी थोड़ा ना हुआ है सर। ये जो पूरी एक्ट चल रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, आप किस तरह देखते हैं अभी की जो स्थिति बनी हुई है? क्या ये कहीं रुकने जा रहा है या ये और ज्यादा एस्केलेट होगा? जो हम बात कर रहे हैं, आपने भी कई सारे युद्धों की बात कर ली, क्या अब बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर चल पड़ा है, हो रहा है? सर ये तीसरा विश्व युद्ध ही है। बस क्या सिचुएशन आज के टाइम में चेंज हो चुकी है। आज दुनिया के पावरफुल देश न्यूक्लियर पावर हैं सर। न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है कि जो दोस्त न्यूक्लियर पावर है वो दोनों फ्रंट में एक दूसरे के सामने नहीं आते। लेकिन आज अगर आप यूक्रेन की बात करो तो नाटो और अमेरिका का प्रॉक्सी है। बिल्कुल। अगर आप ईरान की बात करो, ईरान के बैक में कौन है आज? रशिया और चाइना है, कहीं ना कहीं बैकफुट से सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। चाहे ईरान फ्रंट में वॉर लड़ रहा है लेकिन बैकफुट में कौन है? बैकफुट के अंदर रशिया और चाइना है, और वहाँ अमेरिका के साथ पूरा का पूरा नाटो है। तो वॉर तो अब सामने आया है, पीछे तो बिल्कुल था वो पहले भी, लेकिन साइलेंट था। साइलेंट। ऐसा नहीं है कि नाटो आपको अभी नजर आया है। नाटो शुरू से ही, जब ये वॉर शुरू भी नहीं हुआ होगा, वॉर से पहले वॉर ब्रीफिंग होती है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मिलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नाटो हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो स्टार्टिंग से ही साथ में है। तो इस वॉर का देखो, वॉर तो नहीं रुकेगा, ये एक मतलब पूरा सत्य है, लेकिन सत्य है कि वॉर नहीं रुकेगा। आज तो वॉर नहीं रुकेगा सर। वॉर को तो आप छोड़ दो, शायद हम उससे 4 साल के बाद भी बोलोगे कि एक और इंटरव्यू हम करते हैं तो बोलोगे यार 4 साल पहले तुमने बोला था वॉर चल रहा है, ये वॉर तो और ही जरा। आप उस टाइम आप बात नहीं करोगे ईरान और अमेरिका की, आप उस टाइम बात कर रहे होंगे चाइना और ताइवान की या किसी और देश की आप बात कर रहे होंगे। सिर्फ देश चेंज हो चुके होंगे लेकिन वॉर कंटिन्यू होगा। वॉर अभी नॉट स्टॉप सर, वॉर नॉन स्टॉप चलेगा। नॉन स्टॉप चलेगा। लेकिन भाई इसमें एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि चाहे मिडिल ईस्ट की हम बात कर लें या साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लें या यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, इस युद्ध से सब पे मार पड़ रही है, सब पर। बिल्कुल। क्या ईरान ये युद्ध जीता है, हारा है? भले ही अभी युद्ध रुका हुआ था लेकिन दोबारा से हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के स्टैंड को किस तरह देखते हैं? क्योंकि देखिए सब जानते हैं लड़ाका कौम रही है ईरान क्या युद्ध जीता? सर देखो, जब तक युद्ध का एंड नहीं होगा, वर्ल्ड का कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कौन जीता कौन हारा। आप भी अगर रिंग में कुछ भी आप बॉक्सिंग देखते हो, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक एक बॉक्सर हैंड अप नहीं कर देता आप दूसरे को विनर बता ही नहीं सकते। तो वॉर अभी कंटिन्यू है ना सर। ना तो आप ये कह सकते हो कि ये वॉर अमेरिका ने जीता, ना आप ये कह सकते हो ये वॉर ईरान ने जीता। हाँ, ये जरूर आप पूछ सकते हैं कि इस वॉर में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, ईरान को नुकसान की हम बात कर सकते हैं। अमेरिका को बिलियंस में नुकसान हुआ है इस वॉर के अंदर। अगर ईरान को अगर 4 बिलियन का, तो 10 बिलियन का अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये वॉर ईरान जीत चुका है या ये वॉर अमेरिका जीत चुका है। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही तरफ से ये बयान आए, चाहे ईरान के नेताओं की बात कर लें या हम ट्रम्प साहब की बात कर लें, जो सुबह कुछ बोलते दोपहर कुछ बोलते, रात को आते थे कुछ और बदल जाते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हम तो डे 1 से ही जीत गए थे, 48 घंटे तक वॉर चलेगी, लेकिन वॉर अब तक चल रही है। क्या ये अमेरिका की बहुत बड़ा असेसमेंट चूक हुई है ईरान को आंकने में? सर देखो, ऐसा होता है, वॉर का क्या होता है, दुनिया का कोई भी वॉर हो, वॉर का नैरेटिव होता है। अच्छा, आज आप चले जाओ पाकिस्तान और पाकिस्तान से पूछो कि 1971 का वॉर में क्या हुआ, बोले हम जीते हैं। वो तो ये बोल रहे हैं हम जीते हैं। वो कब बोल रहे हैं कि हम हार चुके हैं वॉर? वो तो बोलेंगे ना कि वॉर हम हार चुके हैं। तो वॉर के अंदर हमेशा क्या होता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। दुनिया का कोई भी मुल्क ये नहीं बताता कि हम हार रहे हैं। वॉर क्या होता है, ग्राउंड में वॉर किसी ने नहीं देखा। अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी आदमी से पूछूं, क्या उसने जाके ग्राउंड के ऊपर ईरान अमेरिका का वॉर देखा? किसी ने नहीं देखा। रशिया यूक्रेन का वॉर देखा? नहीं देखा। हम वही सुन रहे हैं या वही विश्वास करते हैं जो अमेरिका बोलता है, ईरान बोलता है, जो व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं, जेलेंस्की बोलता है। ग्राउंड पर हम किसी ने नहीं देखा कि किसके कितने सोल्जर शहीद हुए, किसको कितना नुकसान हुआ। और शायद फर्क पड़ता भी नहीं लोगों को इस चीज का कि कितने सोल्जर मर गए, कितना नुकसान हुआ है बस। लेकिन हर देश क्या करता है सर, अपना नैरेटिव सेट करता है। वो हमेशा अपने आप को दिखाएगा कि मैं जीत रहा हूँ इस वॉर को। लेकिन हम अगर ये कहें कि जिस तरह से ईरान को एक अंडर एस्टिमेट किया अमेरिका ने, उसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका से चूक हुई है। तो सर लड़ाई का रूल है, कभी भी दुनिया का कोई भी देश हो तो वो ये नहीं बताएगा, सच्चाई कभी नहीं बताता। ये लड़ाई का वो गलत नहीं है अमेरिका इस जगह, ना ईरान इस जगह गलत है।
कल अगर हम भी होंगे तो हम भी यही करेंगे सर। ये रूल है दुनिया का कि सर हम देखो आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई सेना जा रही है, उस सेना को ये बोल दिया जाए कि तुम्हारा सेनापति मर चुका है, क्या वो सेना युद्ध कर पाएगी? लेकिन ईरान ने करके दिखाया, देखिए खamenei साहब उनके सबसे सर्वोच्च लीडर थे, वो मारे गए। लेकिन बताए नहीं सर। अब अभी तक वो जो चाहते थे, वो चाहते तो महज 72 घंटे के अंदर भी जनाजा निकाल सकते थे। तो वो भी आज तक क्यों रुके हुए हैं सर? यार अगर सपोज करो जो जनाजा उन्होंने आज निकाला, वो जनाजा वो 3 दिन के बाद भी निकाल सकते थे, लेकिन क्यों? ताकि अपने लोगों का एक मोरल बना रहे हैं। मोरल नहीं गिरना चाहिए दुनिया का कोई भी, है ना? तो ये दुनिया का हर देश करता है, इसको हम एक वॉर का तरीका बोलते हैं। ये वॉर का एक हिस्सा है, माइंड गेम है दुनिया के अंदर। सर देखो जीतता तो आदमी दिमाग से ही है ना। जीतता आदमी किससे? जिसका आदमी का माइंड स्ट्रांग होगा, जिस आदमी की विल पावर स्ट्रांग होगी, दुनिया में वॉर वही जीतेगा। ग्राउंड में क्या हुआ, क्या पहले आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो, रिजल्ट क्या हम बाद में देखेंगे। क्या आप अपने कमरे से युद्ध लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो? सबसे पहली तो बात वो है सर। क्या आप हथियार उठाने के लिए रेडी हो? वो पहली बात है। ग्राउंड में आप मरोगे या आप मारोगे, वो एक सेकेंडरी चीज है। देखिए क्योंकि अब सैन्य कमांडो भी रहे हैं, एनएसजी कमांडो रहे हैं, आपने भी देखे हैं कि वॉर कैसे लड़ी जाती है। अगर मैं इस पूरे युद्ध की अगर बात करूं, देखिए लगातार ये बात उठती रही कि अमेरिका कहता रहा कि हम जीत गए हैं, लेकिन जीतता तभी है इंसान जब वो कब्जा कर ले वहां पर। देखो फुट ऑन द ग्राउंड तो अभी हो ही नहीं है, और पॉसिबल लगता भी नहीं है कि अमेरिका करेगा वहां पर, क्योंकि जो जैसी टेरेन वहां पर वो है। क्या आपको लगता है कि चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, ये गलती करेंगे फुट ऑन ग्राउंड करने की? सर देखो एक्चुअली क्या होता है, अमेरिका एडवांस करेगा, ईरान डिफेंस में बैठा हुआ है। दो तरह की चीज होती है। सपोज करो आप अपने घर के अंदर बैठे हो, मुझे आपके घर के अंदर एंटर करना है, लेकिन आप पहले से अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हो, तो नुकसान किसको होगा सर? जो एंटर कर रहा है नुकसान उसको होगा ना। अगर अमेरिका फुट ऑन द ग्राउंड डालता है, ईरान के अंदर डालता है, अगर सपोज करो कि इसमें ईरान के 2 सोल्जर शहीद होते हैं, अमेरिका के 10 होंगे सर। बिल्कुल 2-10 का रेशियो जाएगा। लेकिन अमेरिका की धरती में एक रूल है सर, अमेरिका की जो जनता है, पब्लिक है, वो हर चीज सहन कर सकती है, अपने लोगों के बॉडी बैग सहन नहीं करेगी। तो तभी अभी तक अमेरिका के अंदर आप देखो तो शायद जिस दिन से वॉर स्टार्ट हुआ है 5 दिन के बाद भी उनके 13 जवान शहीद थे, आज भी 13 ही जवान है। डोनाल्ड ट्रंप की गिनती आगे नहीं बढ़ी है। तो फुट ऑन द ग्राउंड नहीं करेगा सर। देखो ये इराक नहीं है कि आप अपने टैंक भेज दो, चीजें भेजो, वहाँ का टेरेन बहुत चेंज है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब इराक में इन्होंने युद्ध किया था, जब फुट ऑन ग्राउंड किए थे, बिल्कुल इराक जबकि ईरान से बहुत छोटा देश, छोटा 6.5 लाख सैन्य उतारा था। ईरान उससे कहीं बड़ा देश है, और वो तो प्लेन था इराक। बिल्कुल यहाँ तो पूरा टेरेन अलग है, आप टैंक पहाड़ भी है और नदियां भी हैं और दूसरा आइलैंड्स हैं। दूसरा क्या है सर, ईरान प्रॉक्सी के लिए बहुत माहिर है। हाँ पूरी देखो आज हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, सब ईरान के प्रॉक्सी हैं सर। तो ईरान के पास दुनिया भर के सुसाइड बॉम्बर हैं आज के टाइम में। प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं वो लोग। जैसे ही अमेरिकन आर्मी फुट ऑन द ग्राउंड आएगी, उसके सुसाइड अटैक उनके काफिले पर अटैक कर देंगे सर। तो ये बात अमेरिका भी जानता है कि मुझे फुट ऑन द, और अमेरिका को भी सर मैंने आपको बोला है सुसाइड बॉम्बर्स तैयार बैठे हैं उनके, तैयार बैठे। ईरान तो दुनिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर के लिए मारा था सर। ईरान की तो प्रॉक्सी वॉर दुनिया में क्यों है? ईरान आज भी अगर इजराइल का जो वॉर है वो किसके साथ है? ईरान के साथ क्यों है? हिजबुल्लाह को लेके, हमास को लेके है, इन्हीं को तो लेके। ये ईरान की प्रॉक्सी है, और ये बात अमेरिका की बहुत अच्छे से जानता है। देखो एक आर्मी फाइट करना बहुत अलग बात है। एक अगर आप सीआई फाइट करते, काउंटर गोरिल्ला वॉर लड़ते हैं, ठीक है, आप एक सुसाइड अटैक कर भेजते हैं, तो ये वॉर बहुत अलग है। अगर आज आप, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे सपोज करो कि आज JNK के अंदर ऑपरेशन करने हैं, और वही ऑपरेशन मुझे नॉर्थ ईस्ट में करना है, तो धरती आसमान का फर्क है, जमीनी हालात चेंज है। JNK के अंदर जमीनी बनावट ऐसी है, सेकेंडरी जंगल है सारे के सारे, कि मुझे 50 मीटर 100 मीटर दूर भी मेरा एनिमी नजर आता है, मुझे आधा किलोमीटर दूर भी मेरा एनिमी नजर आता है। वही नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको 5 मीटर में नजर नहीं आएगा, 10 मीटर कटीली झाड़ी है। तो ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जमीनी बनावट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एज कहीं ना कहीं ईरान को है। बिल्कुल ईरान को तो प्लस है इसमें, तो क्योंकि वो तो उसी जगह में पैदा हुआ है ना सर, वहीं बड़ा हुआ है, उनको पता है। जो आदमी जिस घर के अंदर, देखो ईरान अमेरिका थोड़ी जा रहा है युद्ध करने के लिए, अमेरिका ईरान आ रहा है, आप उसके घर पर जा रहे हो सर। आप उसके, कहने का मतलब है जो उसका सेफ एरिया है, आप उसके अंदर आ रहे हो। उसने पहले से अपने पूरे डिफेंस रेडी करे हुए हैं वहाँ। और यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ ईरान नहीं जा रहे अमेरिका। देखो इसमें जैसे कि अभी हम जानते हैं कि सीज फायर हुआ, एक टेम्परेरी पॉज था, मान के चलते हैं, नेक्स्ट अपने आप को रीग्रुप करने का। क्या आपको लग रहा है कि चाहे ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, या मिडिल ईस्ट की अन्य कंट्री जिन पे हमले हो रहे हैं, क्या ये लोग रीग्रुप हो गए हैं, दोबारा से एक नए
युद्ध को देखने के लिए या उसका थर्ड फेज देखने के लिए? नहीं देखो, वॉर अभी चलता रहेगा सर। इन्होंने 10 दिन 15 दिन का सीज फायर लिया, दोबारा वो ऐसा नहीं है कि ये सीज फायर और नहीं होगा। अभी इलेक्शन आने वाला है नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका के। आप देखना अक्टूबर आते आते बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, उससे पहले ही हो सकता है। उससे पहले क्या होगा कि दुनिया के अंदर सीज फायर परमानेंट हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां दी जाएंगी, ईरान को भी बधाइयां चली जाएंगी। जैसे ही मिड टर्म खत्म होंगे, अमेरिका क्या करेगा, अपने ऊपर एक अटैक करवाएगा, अपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, किसी नेवी बेस के ऊपर, कहीं भी XYZ। बोलेगा ईरान ने हमला कर दिया, सिंपैथी ईरान ने हमला कर दिया और मुझे इसका जवाब देना है भाई। तो ये तो तरीका है सर, ये तो वॉर होगा। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि आपने मिड टर्म इलेक्शन का जिक्र किया है, तो उस पर एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप देखते भी रहते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है। क्या इस युद्ध का असर ट्रंप को भुगतना पड़ेगा? देखो, ट्रंप को भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक को नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं CIA की इंटरनल रिपोर्ट है, अमेरिका इस टाइम क्या फंस चुका है सर। बैकफुट नहीं जा सकता अमेरिका। अगर अमेरिका भी बैकफुट चला जाता तो पूरी दुनिया क्या बोलेगी सर। बिल्कुल। शायद अमेरिका आने वाले टाइम के लिए खत्म हो जाएगा, जिस तरह अपने को जो वर्ल्ड की सुपर पावर है, सबसे बड़ी आर्मी उसके पास है, सबसे बड़ी एयरफोर्स उसके पास है, सबसे बड़ा नेवी लेके बैठा हुआ उसके पास है, तो वो खत्म हो जाएगा ना सर। कि इतने से ईरान ने तुम्हें हरा दिया, तुम बैकफुट हो गए। तो ये अमेरिका के लिए आगे के लिए उनके मतलब सुपर पावर बनने के लिए और ईरान का वजूद की लड़ाई है सर। दोनों की लड़ाई अलग है। एक की सुपर पावर है, मुझे डायलॉग याद आ रहा है, हमारे अभी पुष्पा एक मूवी रिलीज हुई थी कि झुकेगा नहीं मैं। बस मतलब दोनों, एक की लड़ाई है सुपर पावर बनने की लड़ाई, दूसरी है खुद के वजूद को बढ़ाने की लड़ाई। तो सीज फायर वो कैसे हो सकता है सर? अब मुझे बताओ, या तो एक को सुपर पावर नहीं बनना पड़ेगा, या तो एक को अपना वजूद खत्म करना पड़ेगा। तो वॉर का एंड नहीं है, मतलब सुपर पावर वर्सेस वजूद की लड़ाई है ये। वजूद की लड़ाई। उसका उनका अगर ईरान आज हारता है तो उनका वजूद खत्म हो जाता है। बिल्कुल, है ना, उनका वजूद खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उनके पास। अमेरिका बैकफुट में जाता है तो उसके सुपर पावर खत्म है, चाइना खड़ा है तो अब आप बताओ ये वॉर बंद होगा जब ऐसी सिचुएशन में है दोनों के दोनों, या एक को अपना चीजें करनी पड़ेगी? तो करेगा कोई कंप्रोमाइज? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप देखो कि वॉर क्यों नहीं रुकेगा, इसलिए वॉर नहीं रुकेगा। इसमें चाइना और रशिया का रोल किस तरह देखते हैं आप इस पूरे युद्ध में, और इजराइल को कहाँ आते हैं आप? देखो सर, चाइना सबको पता है इस टाइम ईरान को पूरा सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? रशिया। नहीं तो एक चीज ये बताओ, ऐसी मिसाइल्स जो बिना एयर डिफेंस के ऑपरेट हो ही नहीं सकती, इतना बड़ा एयर डिफेंस नहीं है ईरान के पास। सही नहीं, सब नाबूद कर दिया था तो कर दिया ना। लेकिन कहीं ना कहीं सारी मिसाइल्स अमेरिका के उस हर टारगेट को टच कर रही हैं जहां मिसाइल पड़ी हुई हैं या जो उनके रडार सिस्टम लगे हुए थे। तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है इतनी? और ये मिसाइल तो चलो उसमें बहुत सारी थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देखो, मिसाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन उसके टारगेट तक हिट करने की टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं रशिया, कहीं ना कहीं चाइना। तो क्या है, ये दो बैकफुट से लगातार क्या कर रहे हैं? ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अमेरिका ने वेनेजुला को लिया, वेनेजुला के साथ भी अच्छे रिलेशन थे, रशिया के भी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, चलो रशिया ने बोला मैं इतनी दूर नहीं आऊंगा, चाइना ने बोला कि मैं वेनेजुला उतनी दूर नहीं आऊंगा मदद करने के लिए, लेकिन तू मेरे घर में आ रहा है, तुझे हम ईरान को कंट्रोल में नहीं लेने देंगे। ईरान के पास जो मिसाइल पावर इतनी रही कि भाई, क्या वो वाकई में अभूतपूर्व बन गई है उसके मिसाइल पावर? क्योंकि देखिए, कोई आकलन नहीं है किसी के पास कि ईरान के पास मिसाइल कैसी मिसाइल्स हैं। सर दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं होती है। अगर आप हिंदुस्तान की भी बात करो, क्या हिंदुस्तान जितने न्यूक्लियर शो कर रहा है उतने ही है? क्या हिंदुस्तान जितने अपनी मिसाइल्स की रेंज बताता है क्या उतना ही है? क्या हिंदुस्तान अपनी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी जितनी बता रहा है? तो ये दुनिया की कोई भी देश नहीं बताती है सर। ये दिखावा अगर आपने 26 जनवरी 15 अगस्त को एक चीज देख लिया, वैसे अगर अमेरिका के इंडिपेंडेंस में देख लिया, वैसे अगर आपने चाइना में देख लिया, तो ये दुनिया को दिखाने की एक अलग चीज। हाथे के साथ दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो धरती में आप किसी भी देश की मिलिट्री पावर, वेपन पावर कभी बताई नहीं, वो आपको युद्ध में ही दिखाई देगा सर। आपको ये पता चलेगा कि यार ईरान ने तो बोला था कि मेरे पास 2000 माइल्स तक की मिसाइल है, लेकिन ईरान ने तो 4000 मील पे अटैक कर दिया। ये कैसे है? मारा। तो यही तो शॉकिंग हुआ ना। तो धीरे धीरे वॉर के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से आपको दुश्मन की पावर पता चलती है। और पाकिस्तान ने उसका मुजाहरा देखा है भारत की मुझसे, देखा है ना सर। उनके क्या कहते हैं, पिन पॉइंट किया। तो मैंने आपको बोला कि जब वॉर होता है या जब ऑपरेशंस होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि दुश्मन की ताकत क्या। नूर बेस तक गया था ना, नूर बेस एयरक्राफ्ट तक, तो तभी आदमी को पता चलेगा। भारत की अगर हम बात करें, पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है किसी भी चीज में, सैन्य ताकत में हमारा, लेकिन आपको लगता है कि भारत के लिए खतरा पाकिस्तान हमेशा बना रहेगा? सर देखो, क्योंकि जैसे हालात अभी बने हुए हैं, हमेशा बना इसलिए रहेगा क्योंकि पाकिस्तान क्या है सर, आप एक
भूखमरी वाला देश है और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है? आर्मी के पास है। जब तक पाकिस्तान के अंदर आर्मी कंट्रोल रहेगा, ना पाकिस्तान की जनता सुखी है ना हम सुखी हैं सर। क्योंकि क्या है, वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स जितने भी हैं, जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, ब्रिगेड कमांडर हैं, वो सबके सब पैसे वाले बनते जा रहे हैं, जिनके विदेशों के अंदर बहुत बड़े बड़े बंगलोज, पैसे, दुनिया भर का पैसा। वहाँ की आवाम गरीब होती जा रही है। अगर आवाम गरीब हो रही है तो आवाम वेपन उठा रही है, विद्रोह दिख रहा है उसका हमें, विद्रोह दिख रहा है। लेकिन उसका नुकसान हमें भी है सर। कैसे? अच्छा एक चीज मेरे को आपसे, सपोज करो आपके घर के पड़ोसी में एक आदमी रहता है और आपको पता है कि इस पड़ोसी के घर में बॉम्ब बन रहे हैं डेली, आप सो पाओगे सर? सही बात है। और अब क्या पता कि तेरे ही घर में बॉम्ब फटे तो असर तो मेरे यहाँ भी आएगा, क्योंकि आपका पड़ोसी है ना सर। तो अगर आपका पड़ोसी के घर में बॉम्ब बन रहे हैं तो आप जीवन में कभी सो ही नहीं सकते सर, आपको कभी जीवन में नींद ही नहीं आएगी। पाकिस्तान तो वो रोग नेशन है तो जिसने कितने रोग दे रखे हैं भारत को। तो फिर यही है ना सर। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, एक पल के लिए सोच कर देखो आप, एक पल के लिए कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार वेपन ये किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लग गए तो क्या होगा सर? एक पल के लिए सोच के तो देखो, जो आतंकवादी अपने आप में शरीर में एक्सप्लोजिव बांध के मारता है, क्या वो न्यूक्लियर अटैक नहीं कर देगा? वो तो अमेरिका ने थोड़ा टाइट किया हुआ है शायद, है ना। तो अमेरिका ने किया है, या पाकिस्तान की न्यूक्लियर डील चल रही है सऊदी के साथ, वो आने वाले टाइम में लोगों को पता चलेगा। क्योंकि इनके शायद लीडर ने कहा था कि हम डील चल रही है या बेच देंगे। हाँ वही बेचना ही कहने का मतलब है, कहीं बेचना दे वही चीज सऊदी के साथ। ये भी डील तो एक अच्छा टर्म होता है। नहीं मतलब बेचना अंदर खाने। और फिर कई सालों के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। आपने सऊदी का जिक्र किया, चर्चा ऐसी भी आई कि क्योंकि ईरान देखिए रिजिड हो रखा था कि मैं अपना न्यूक्लियर जो एनरिच यूरेनियम है वो नहीं लौटाऊंगा, और जो मेरी महत्वाकांक्षा आगे न्यूक्लियर पावर बनने की वो छोड़ूंगा नहीं मैं। अमेरिका लगातार वो सबोटाज करने के लिए उठा रहा, हालांकि अभी सीजफायर जो तो उसमें एक ये माना गया था। लेकिन अंदर खाने ये भी चर्चाएं उठ रही थी कि कोई भरोसा नहीं है कि पाकिस्तानी अंदर अंदर उसको न्यूक्लियर पावर बेच दे। बिल्कुल सर, ईरान भरोसा, आपको क्या लग रहा है? ये सुनो, ये वो पाकिस्तान है जो अमेरिका से फंडिंग ले रहा था और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को बिन लादेन को घर में रख रखा था। और क्या बोलता था पता है? अरे वो तो तोरा बुरा की पहाड़ियों में मर गया, वो तो कैंसर से मर गया, वो तो अपनी 2 बीवियों के साथ मर गया। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता? ट्रस्ट नहीं करता सर। अमेरिका क्या कर रहा है? पाकिस्तान को प्रॉक्सी के तौर में यूज करो। और अमेरिका को पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, हमारे फौज के अंदर बोला जाता है चार्ली शब्द, है ना, कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चार्ली है, इस पर हम कभी बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन इसका जैसे यूज कर रहे हैं, इसका सिर्फ यूज करो। जो पाकिस्तान सोचो अमेरिका से ही झूठ बोल रहा है, मतलब अमेरिका के हाथों कठपुतली है, कठपुतली है, प्रॉक्सी के तौर पर है, जो सिर्फ परेशान करने के लिए बनाया, जिसे परेशान करने के लिए बनाया है कि पैसा दो, ये चीज करो, कहीं आतंकवादी हमले कराने हैं, किसी देश को डिस्टर्ब करना है, किसी को ये करना है, तो उसके लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन हमने देखी है कि बिल्कुल आर्मी पूरा कंट्रोल करके रखती है। क्या आपको लगता है लेकिन भाई कि पाकिस्तान, पीओके और बलूचिस्तान, कोई इनका एक मसला निकल पाएगा कभी, या ये इसी तरह रोग की तरह एक दूसरे लड़ते रहेंगे और परेशान दूसरे देशों को करते रहेंगे? सर अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था, बलोच ने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बोल दिया है। बस दूसरी चीज है, बलोच ने अपनी करेंसी तक लागू कर दी है। बलोच, आप मुझे ये दिखाओ कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी देश की आर्मी बेस पर हमला कर दे रही है, जो किसी देश की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दे रही है। तो बलोच लगभग पूरा का पूरा पाकिस्तान के गवर्नमेंट या वहाँ की आर्मी के हाथ से निकल चुका है, निकल चुका है। ऐसा नहीं है कि बलोच के अंदर पाकिस्तान का कंट्रोल है, सिर्फ नाम मात्र कंट्रोल है। आज भी बलोच के, मैं आपको ऑन ग्राउंड बताता हूँ, बलोच के कम से कम 5 लाख लड़के रेडी है आर्मी से लड़ने के लिए, पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए। लेकिन इसमें जो लगातार ये बात कही जाती है कि बलूचिस्तान को कहीं ना कहीं भारत सपोर्ट करता रहता है, अंदर खाने उनको हर तरह का सपोर्ट देते रहता है, क्या ये सच है? ये तो पाकिस्तान कहता है ना सर। पाकिस्तान को बोलो यार, तू तो हर चीज को लेके यूएन में चला जाता है, हर एविडेंस को लेके यूएन में चला जाता है। अमेरिका तेरा बहुत खास है, डोनाल्ड ट्रम्प तेरा बहुत खास, तो तू एविडेंस दे ना सर। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देगा, कहने के लिए तो कोई ये भी कह रहा है कि भाई साहब जो आशिम मुनीर है, आशिम मुनीर ने अपने पिछले जनरल को भी बाथरूम में गिरा के मार दिया, है ना। कहने के लिए तो दुनिया कह रही है, लेकिन आशिम मुनीर भी कह रहे हैं कि भाई एविडेंस तो दो। तो आप भी एविडेंस दे दो। अगर बलोच को अगर हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है तो इस चीज के कोई ना कोई तो एविडेंस होंगे। बिल्कुल, क्यों सर? देने चाहिए, अगर देने चाहिए एविडेंस दे। तो मुंह से कहने जैसा दिए हर बार, बिल्कुल हर बार हमने सबूत दिए। हमने इनके अजमल कसाब को पकड़ के बताया दुनिया को कि अजमल कसाब है करके। आपने हमारे संसद के ऊपर हमला कराया, हमने सारे एविडेंस दिए दुनिया को। आपने क्या कहते हैं पहलगांव अटैक करवाया, हमने एविडेंस दिए सबको। तो आप एविडेंस दो, कहने से नहीं होगा ना सर, कहने से नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन भाई चूंकि युद्ध छिड़ा हुआ है, हमने देखा है तरह तरह के हथियार हमने देखे इस बार। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर है ये, आप भी चूंकि सेना में रहे हैं, इस वक्त की जो लड़ाई है सबसे ज्यादा किस पर डिपेंडेंट है? सर आज के टाइम में क्या है, इन्फेंट्री बहुत लेट मूव है आजकल।
ये नहीं कि आपकी इन्फेंट्री मूव करेगी, हम्म। पैदल मार्च मूव करेगी, आपकी आर्मर्ड मूव करेगी। हम्म। आजकल तो सर देखो, एक आपका बटन दबाया हम्म। और महज 5 किलोमीटर के अंदर 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाके एक मिसाइल ने अटैक कर दिया। आज क्या है सर, आज का दुनिया के अंदर वो देश पावरफुल है जिसके पास टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम की टेक्नोलॉजी का वॉर है। एयर स्ट्राइक आज के टाइम में आपके पास कितने खतरनाक ड्रोन है, आपकी एयरफोर्स कितनी खतरनाक है। देखो मैं लास्ट में फिर ये कहूंगा कि कब्जा करने के लिए फुट ऑन द ग्राउंड आपको बिना इन्फेंट्री के आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। चाहे मेरी तरफ से आपने पूरे यूरोप को जीत लिया हो, लेकिन वहां झंडा गाड़ने के लिए कोई तो जाएगा, कोई तो जाएगा, कोई तो जाएगा सर। सही बात। तो फुट ऑन द ग्राउंड के लिए तो आपकी आर्मी है ही, आर्मी का तो हम बोल ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की आज के टाइम में जो छोटे वॉर चलते हैं, इसके लिए आपकी टेक्नोलॉजी, आपके मिसाइल्स कितनी पावरफुल है, आपके ड्रोन्स कितने पावरफुल है, आपकी एयरफोर्स कितनी पावरफुल है। बस भारत अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में आप कहाँ आते हैं भारत? सर भारत आज आप देखो ना, आज टेक्नोलॉजी के मामले में हम वो भारत नहीं है। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी, अच्छा एक छोटा सा एक चीज बताओ, बहुत नॉर्मल, हम वॉर को लेके नहीं चलते हैं। आज हमारा बना हुआ यूपीआई कौन कौन यूज कर रहा है सर? हमारा बना हुआ यूपीआई कौन कौन यूज कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं ना, बड़े बड़े देश हमारे बनाए हुए यूपीआई यूज कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान अपने अंदर, आज हमारी खुद की आप मिसाइल्स देख लो, हमारे टैंक्स देख लो, ठीक है। आज उन्होंने एयरफोर्स ने भी अपना, भारत क्या डीआरडीओ ने प्लेन बनाया अपने एयरफोर्स के लिए। तो टेक्नोलॉजी के अंदर आज इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक सुपर पावर बनने की ओर है। तभी दुश्मन देश को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से, और इसीलिए भारत को थोड़ा थोड़ा दबाने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल सर, आज हिंदुस्तान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार बोलते हैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा, 200%, 400%, 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा अगर तुमने ये चीज कर दिया। तो इंडिया सर धीरे धीरे आज इंडिया आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर एक सुपर पावर बनने की ओर है इंडिया। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं लगी भाई कि इंडिया सुपर पावर बनने की ओर है। लेकिन भारत के अंदरूनी हालात भी बहुत चिंताजनक कई बार स्थिति दिखाई देती है। चाहे वो राज्यों की हम बात कर लें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लें, क्या भारत के लिए बड़ा दुश्मन विदेशी ताकतें हैं या भारत के अंदरूनी हालात हैं? देखो सर, कुछ मामलों में देखो मैं आपको एक कहावत बताता हूँ सर। इतिहास गवाह है कि जब भी हिंदुस्तानियों को, हमारे सीनियर ने भी बोला है, डोवाल सर ने भी एक बात बोली है कि अगर हिंदुस्तान को किसी ने हराया तो हिंदुस्तानियों ने ही हराया है सर। अगर हम बात करते हैं जलियांवाले कांड की बात, जनरल डायर ने ऑर्डर्स दिए तो गोली चलाने वाले हिंदुस्तानी ही थे सर। अगर शहीद भगत सिंह जी को फांसी के फंदे में चलाए तो लीवर खींचने वाला हिंदुस्तानी था सर, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सिर्फ ऑर्डर्स दिए, गोलियां हिंदुस्तानियों ने ही चलाई हैं। मतलब हिंदुस्तान के दुश्मन है सबसे बड़े, मतलब हिंदुस्तान आज अगर सपोज करो अमेरिका क्या कर सकता है? पैसा ही दे सकता है ना। अंग्रेज तो नहीं आएंगे इधर, बिल्कुल अंग्रेज तो नहीं आएंगे ना सर। ब्रिटेन क्या कर सकता है? पैसा दे सकता है। चाइना क्या कर सकता है? टेक्नोलॉजी दे देगा, पैसा देगा, लेकिन काम हिंदुस्तानी करेंगे सर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए सर। आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया लकी भाई, आप अक्सर नॉर्थ ईस्ट का जिक्र भी करते हैं, शायद आपके दिल के बहुत करीब है। कोई ऐसी चीजें याद आती है कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहाँ के हालात हम देख रहे हैं, मणिपुर में कैसे हालात बने हुए हैं, या हम सेना के जो सैन्य इलाके हैं अरुणाचल की बात कर लें, अपने स्टार्टिंग में कहा 65 जोड़ तक अंदर लोग ऐसे अफवाहें फैला दी गई। मणिपुर को लेकर भारत क्या थोड़ा सा अलग दिखाई देता अपने इंटरनली? सर देखो एक्चुअली क्या है, मणिपुर और दिल्ली में बहुत फर्क है। सबसे पहले तो क्या है कि मणिपुर एक ऐसे स्टेट की बाउंड्री लगती है जहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल है। अगर आप म्यांमार की ले लें तो म्यांमार में ऑलरेडी क्या है, पूरा मिलिट्री शासन है म्यांमार के अंदर। वहाँ पर मिलिट्री, ये भी किसने, ये तो अमेरिका की देन है सर, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को लेकर चले वहीं को, तो चाइना बॉर्डर्स लगते हैं वहीं पर, ठीक है। तो और वहाँ का क्या है, जो वहाँ की बनावट है, भूगोल है, बहुत अच्छा मणिपुर, ऐसा नहीं है पहाड़ी इलाका है, ज़्यादातर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो दुनिया से छुपाई जाती है, आप इसको जातिवाद की लड़ाई, कुकी मैती, इसको भूल जाओ। अगर एक्चुअल में ये बोलूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो ड्रग को लेकर, दुनिया का बहुत बड़ा ड्रग कंट्रोल को। अगर आप गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो लॉस, म्यांमार, थाईलैंड, कहीं ना कहीं मणिपुर उसका बॉर्डर है। बिल्कुल है। तो जितने भी पहाड़ी इलाके, उन पहाड़ी इलाकों में ड्रग की बहुत तगड़ी खेती होती है सर। जो कभी भी वहाँ का इंसर्जेंट ग्रुप नहीं चाहता कि इन ड्रगों को खत्म किया जाए। इसके लिए क्या करता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ड्रग क्या होता है, जब वो खेत से निकलता है तो प्रोडक्ट तैयार होने तक लाख रुपए का बिकता है सर। और वही जब दिल्ली जैसे शहर में आ जाए तो 1 से 2 करोड़ रुपए केजी बिकता है। यही अमेरिका चला जाए तो 10 करोड़ रुपए केजी बिकता है। तो इस विश्व के अंदर ऐसा कौन सा धंधा है जो 1 लाख रुपए का सर 1 करोड़ में बिकेगा? इस वर्ल्ड में ऐसा कोई धंधा है सर? मणिपुर में वो सब फलता वो पूरा का पूरा पहाड़ियों के अंदर। अब होता क्या है कि सपोज करो एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, अगर 1 साल के अंदर, 1 साल में अगर 2000 करोड़ का ड्रग्स का धंधा हो रहा है,
2000 करोड़ का, उस 2000 करोड़ में से सर अगर 100 करोड़ आतंकवादियों को भी दे दिए गोली चलाने के लिए, कुछ फर्क पड़ा? लेकिन जो बात लेकिन भाई ये उठती है कि नहीं, मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय और नागा समुदाय के बीच में ये इंटरनल टसल है। सिर्फ वो ड्रग का है, ड्रग को जाती, उसको मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, ये मणिपुर में बहुत सारे जाति हैं, हर देश में होता है, हर स्टेट में होते हैं सर, हर राज्य में होते हैं। भारत तो देश ही है, जातियों का देश है। तो क्या है, मैं आपको वापस समझाने, मैती और एक कम्युनिटी है मैती, आप दूसरे आ जाओ कुकी में। क्या पहाड़ी एरियाओं के अंदर कुकियों का ज्यादा कंट्रोल है, मतलब यार जो ट्राइब लोग हैं वो पहाड़ियों में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ियों के अंदर दुनिया भर का ड्रग है। अब मैती लोग प्लेन्स में, जो हमेशा आपने देखा होगा कभी भी, जो प्लेन्स में होते हैं उनके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा होता है। ये आपने हर जगह देख लो आप, पहाड़ियों में जो होंगे यार उनका रोजगार भी नहीं होता, चीजें भी नहीं होता, वो होते हैं। तो मैती लोगों का कई टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि सरकार ने पहाड़ में जमीन खरीदने के लिए रोक लगा रखी है कि आप पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते। तो मैथियों ने ये कोर्ट में बहुत टाइम से, आज से नहीं कई साल पहले से एक एप्लीकेशन दायर है कि हमारे को भी एक राइट दिया जाए कि हम भी जमीन खरीद सकें। अब होता क्या है, जब भी ये कोर्ट में ये चीजें चलती हैं तो एंटी एलिमेंट्स एक तरह की अफवाह उड़ाने लग जाता है। क्या बोलता है कुकी के दिमाग में कि अगर इन लोगों की वो चीजें पास होगी तो तुमसे जमीन है, क्योंकि तुम तो इनके पास तो दुनिया भर का पैसा है, मतलब भड़का रहे हैं। तो इनको भड़का रहे हैं, तो क्या हो गया, कुकी और मैती के बीच में, कुकी ने मैती के ऊपर हमला कर दिया और मैती ने फिर कुकी के ऊपर। एक मतलब ड्रग वाले क्या कर दिया, ड्रग का पूरे ध्यान को कन्वर्ट करने के लिए जातिवाद में दे दिया। बात समझे, ये शुरू से चल रहा है और अभी तक यही चल रहा है। लेकिन इसमें एक ये भी बात आती है कि सरकार ने इंटरफेयर नहीं किया। सरकार चाहती तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट रोक सकती थी और सरकार ने इसमें बहुत कड़े कदम नहीं उठाए। क्या आपको लगता है कि सरकार का भी कोई रोल इसमें अच्छा हो सकता था? अब आप एक सर, अगर सरकार बहुत ज्यादा सख्त रूल ले ले तो भी दुनिया नाराज कि सरकार ने भाई एक काम कर दिया, गोलियां चलवा दी, सरकार ने ये कर दिया, 4 इनोसेंट लोग मर गए। और सरकार अगर बोले नहीं कि हमारे को एकदम से फोर्सली वो नहीं करना, मतलब हमारे लोग हैं, ये अपने लोग हैं हमारे, बोला नहीं, चाहे एक एंटी एलिमेंट बच जाए लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें भी क्या होता था, गवर्नमेंट लोग बोलते हैं यार आपने ढंग से काम नहीं किया। तो अगर ये तो लोगों का ओपिनियन है सर, अगर गवर्नमेंट फोर्सली काम करती तो फिर एक बार बोलता तुमने तो फोर्सली काम किया। ये अक्सर बात कही जाती है कि भाई कि सरकार अगर चाहती तो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली इसको इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता था? नहीं सर, देखो सरकार अपना बेस्ट काम कर रही है, सरकार अपना बेस्ट काम कर रही है। सरकार को पता है कि जो लोग आज रोडों के ऊपर आ रहे हैं ये बहुत इनोसेंट लोग हैं, इनको भड़काया जा रहा है, इनके बीच में बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स लोग हैं, ये सरकार जानती है। तो सरकार नहीं चलाती उनके ऊपर लट, उनको गोलियां। ये तो सरकार भी चाहे तो महज 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या होगा इसमें, 1000 इनोसेंट लोग मारे जाएंगे सर, 1000 इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, है ना? वो ठीक नहीं है ना सर। देखो चाहे बेशक कॉन्फ्लिक्ट, इस मुद्दे को थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें पता है भीड़ है, हमें पता है कि 2000 लोगों की भीड़ आ रही है, फौज को पत्थर कोई मारने नेता के नहीं लिए। है उनका, कोई नेता नहीं है, लोग हैं। लेकिन लोग हैं। उन 2000 के बीच में पता है क्या है सर, उन 2000 के बीच में 50 लोग ऐसे हैं जो एंटी एलिमेंट मिलिटेंट है, लेकिन उन्हीं के जैसे दिख रहे हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहन रखे हैं, पूरी भीड़ को वो लेके आ रखे हैं। अब आप क्या चाहती है जनता की उन 50 लोगों को मारने के लिए हम इन 500 भीड़ को भी मार दे गोली, है ना सर? मतलब नॉर्थ ईस्ट के हालात हमेशा से जो है थोड़े से डिस्टर्ब रहे, लेकिन हो जाएगा, सिचुएशन अभी कंट्रोल है, फौज लगी हुई है और फौज अपना बेस्ट काम कर रही है। ये है। लेकिन भाई हम थोड़ा पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान के जो कश्मीर पे आते हैं जी। कश्मीर में हालात अब कैसे हैं पहले से? सर आज कश्मीर के अंदर जाके देख लो, ऑपरेशन ऑल आउट के बाद, जहां पहले कश्मीर के अंदर हर रोज ऑपरेशन, हर रोज धमाके होते थे, लोग मारे जाते थे, आर्मी के ऊपर पत्थर मारा जाता था। आप मुझे ये बता दो कि पिछले 2-3 साल से आपने कभी सुना कि फौज के ऊपर पत्थर मारे गए हैं सर? ऑपरेशन ऑल आउट, भारत सरकार ने सिर्फ एक ही चीज बोला कि आतंकवादियों के साथ कोई बात नहीं। बस या तो जो सरेंडर करेगा उसको हम मुख्य धारा में लेकर आएंगे, जो सरेंडर नहीं करेगा उसको उसकी सही जगह पहुंचाएंगे सर। एनकाउंटर, सीधे शूट। बहुत चेंज हुआ है। और कश्मीर के लोगों से पूछो सर जाके, आप उनसे मत पूछो जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिन्होंने सिर्फ राजनीति सेकी है कश्मीर के नाम पर, जिन्होंने कश्मीर के नाम पर, वहां के लोगों के नाम पर, जो पिछले 70 साल से मुसलमानों के नाम पर बेसिकली, बस मुस्लिम के नाम पर जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, आज जाके आप पूछो सर ग्राउंड के अंदर, आज खुश है लोग, टूरिस्ट आ रहे हैं, लोगों के घर हो रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आप ग्राउंड पे ऊपर जाके देखोगे तो आम आदमी खुश है, मतलब पहले से बहुत शांति है। हाँ, लेकिन वो लोग खुश नहीं है जो राजनीति करते थे, जिनका माल आना बंद हो गया, जिनका माल आना बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, है ना, उनकी चीजें सब खत्म हो गई सर। तो नाराज है, लेकिन बहुत चेंज कश्मीर के अंदर, बहुत चेंज है, बहुत चेंज। इंटरफेयर क्या सेना का पहले से बहुत कम हो गया है सर? अभी सेना का इतना, जब देखो सर, जब क्या इंसर्जेंट खत्म होंगे, ये चीजें खत्म होंगी, मतलब टेररिज्म खत्म होगा, तो सेना धीरे धीरे, जरूरत ही नहीं है ना सर सेना की करनी। सर एक चीज बताओ,
क्या राजस्थान में तो सेना नहीं आती, दिल्ली में तो सेना नहीं है ना रोडों में, बिल्कुल। तो क्योंकि सिचुएशंस क्लियर है। हिमाचल में तो सेना नहीं है ना सर, सिर्फ जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट यही सेना है, क्योंकि जरूरत पड़ी, हालात ऐसे हैं। और धीरे धीरे हालात कंट्रोल होंगे तो कल मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में बिल्कुल पीस होगा, एक भी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। चलिए कश्मीर तो हालात अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन वही अगर बात करें ऊपर की, चाइना ने जो पूरा भारत का हिस्सा अपनाया हुआ है, हमने देखा कि पहले गलवान में छुटपुट हिंसा हुई, उसके बाद लगातार वीडियोस सामने आते रहते हैं। अगर उस हिस्से की अगर बात करूं, क्या कॉन्फ्लिक्ट लगातार होता रहता है अभी भी वहाँ पर? सिर्फ देखो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। प्रोवोकेशन किसकी तरफ से होती है, चाइना की तरफ से या भारत की तरफ से? नहीं सर, ऐसा देखो लाइन एक्चुअल कंट्रोल है, कहीं पर भी फेंसिंग तो लगे है नहीं सर, बिल्कुल कोई बाउंड्रीज तो लगी नहीं है कि पता चलेगा। क्या होता है, फौज आती है और हर फौज का काम होता है। देखो हमारी भी फौज जाएगी देखने के लिए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना की आर्मी आके अपना कैंप, अपने बंकर्स, अपना कोई बेस बना लिया है यहाँ पर। तो फौज जाती है, वहां से चाइनीज आर्मी बोलेगी भाई तुम क्यों आ रखे हो यहाँ से, गो बैक। अरे चाहे हमारी फौज सिर्फ देखने जा रही है कि भाई ये नॉर्मल लैंड है, कहीं चाइना ने यहाँ कोई अपना बेस तो तैयार नहीं कर दिया, क्योंकि फौज को रिपोर्ट देनी पड़ती है, ये पेट्रोलिंग होती है। ये जितने भी हमारे देश की बाउंड्रीज हैं, चाहे वहाँ पर फौज हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनका मेन काम होता है बाउंड्रीज, मतलब पेट्रोलिंग करना होते रहते हैं, पेट्रोलिंग वो आए दिन चलते रहते हैं सर। इसको सोशल मीडिया आने से ज्यादा वो चीजें कर दिया सर। ऐसा नहीं है कि ये 1947 से नहीं हो रही थी, 1947 से हो रही है और अनंत काल तक होंगी सर, आगे भी होती रहेगी, आगे भी होती रहेंगी ये चीज। तो मतलब जो बात अक्सर कही जाती है, जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल व्यापार बंद किया हुआ है कि भैया टेरर के साथ टॉक्स नहीं होंगी। तो क्या ये जो डिस्प्यूट भारत चाइना का हमने तिब्बत में भी देखा है, इधर अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं और कश्मीर में है, इधर उत्तराखंड में भी है, क्या डिस्प्यूट के साथ भारत के चाइना के जो संबंध है वो बनाने मजबूरी है या फिर भारत को बड़े कड़ा स्टैंड भी लेना चाहिए? नहीं सर, देखो चाइना आप मानो या ना मानो वो हमारा पड़ोसी देश है, आपको मानना ही पड़ेगा। वो तो अच्छा, आप एक चीज बताओ सर, आपके घर में अगर आपका पड़ोसी बहुत हरामी है तो आपके मना करने से तो पड़ोसी तो रहेगा ना, और जना रहेगा ना वो तो। आप तो ऐसा कर, या तो आप एक काम करो, आप उसको ये नहीं कहते तू घर छोड़ के, तुझे दिक्कत है तू घर छोड़ के चला जा, उसका तो घर है। तो आप मानो या ना मानो चाइना हमारा पड़ोसी है और इस तरह की हरकत करता रहेगा तो आपको मानना, पड़ोसी है ना सर वो तो। तो जब पड़ोसी होते हैं तो कभी उनके साथ टकराव भी होता है, चीजें भी होते हैं और डिप्लोमेट तरीके से बातें होती हैं सर। ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ हमारे जितने दिखा रहे हैं कि जिस तरह से अपोजिशन दिखाती है, इतने बुरे संबंध भी नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश करी जाती है, जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, ऐसा नहीं है ग्राउंड पर। लेकिन भाई क्योंकि आप रॉ में भी आपने काम किया है, खुफिया तंत्र को अच्छी तरीके से समझते हैं, हमारे देश में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। पंजाब की मैं जैसे बात करूं, राजस्थान के बॉर्डर इलाके की अगर बात करूं, या सीमावर्ती जो नेपाल का इलाका है हमारा, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है, खुफिया तंत्र आज भारत का कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में दोबारा से ऐसे हालात क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या खालिस्तानी दोबारा सर उठा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप वहाँ खड़े किए जा रहे हैं। पंजाब के हालात को किस तरह देखते हैं? देखो सर, हमारी अगर आप खुफिया तंत्र की बात बोलूं, अगर दुनिया की बेस्ट खुफिया तंत्रों में से, हम नहीं बोलेंगे सर, आप CIA के चीफ उनके स्टेटमेंट सुनो, आप सोचो, आप पाकिस्तान के ISI चीफ का स्टेटमेंट सुन लो सर। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर रिसर्च एंड एनालाइज विंग से बढ़िया संगठन, खतरनाक संगठन कोई है ही नहीं। इनके ऑपरेशन कब हो जाते हैं दुनिया को पता ही नहीं चलता। देखो आज हो रहे हैं दुनिया में सब, वॉर तो नहीं हो रहा है सर, और कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होते ही है सर। क्योंकि देखो क्या होता है, कनाडा में बैठे हुए कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है कि तुम एक काम करो, नारेबाजी स्टार्ट करो और बैंक में पैसा लो, तो उनको नारेबाजी के पैसे मिल रहे हैं सर, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई अमेरिका में बैठकर कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है पाकिस्तान के, पंजाब के अंदर यहाँ के बच्चों को भड़का रहा है ना, कई बार एंटी एलिमेंट्स बातें करते हैं, तो उन लोगों का काम है, उनको इस चीज़ का फंड मिल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हालात बेकाबू है, कुछ बेकाबू नहीं, लेकिन डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होती है ना। डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेंगे दुनिया के अंदर, ये तो बना है, इसको आप संसार में कभी रोक ही नहीं सकते सर। अगर आप कह दो कि ये कभी रुक जाएगा, तो जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक आप इसको नहीं रोक सकते। हमने देखी पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट देखा हमने, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तो नहीं है। देखो खालिस्तान मूवमेंट हमने देखा है और शांति हालांकि उसके बाद हुई, लेकिन अभी दोबारा से वहाँ पर इस तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं जब पाकिस्तान काफी इंटरफेयर कर रहा है। और क्या हालात आने वाले टाइम में कुछ खराब होते नजर आ रहे हैं आपको? देखो पंजाब की खासतौर से मैंने नहीं, देश के अंदर के हालात बिल्कुल ठीक है सर। हमारा देश अंदर से बिक्यूज वो है, अगर हालात कुछ भी होते हैं तो बॉर्डर्स एरिया के अंदर हो सकता है। जैसे इस टाइम लगातार पाकिस्तान लगातार टर्की के नज़दीक जा रहा है, सऊदी अरब के नज़दीक जा रहा है, तुर्की उसको पूरी मदद कर रहा है, पीछे नाटो है, तो हम बॉर्डर एरिया में मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक वॉर का रूप ले सकती है। फुल स्केल वॉर नहीं कह सकते हम इसको, प्रॉक्सी वॉर, लेकिन एक प्रॉक्सी वॉर या एक जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इस टाइप का हो सकता है। तो लेकिन देश के अंदर का नहीं है सर, देश के अंदर ही हमेशा चलता रहता है सर। सर 147 करोड़ का देश है सर,
सबका दिमाग तो एक जैसा नहीं हो सकता, है ना हम ये कभी कल्पना कर सकते हैं कि यार सबका लोकतांत्रिक दिमाग, देश है भारत। लोकतंत्र देश है, सबको अधिकार है। हाँ तुम नारे लगाओ, चीजें लगाओ, तुम्हारे को लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, लेकिन तुम देश के खिलाफ जिस दिन बोलोगे, देश के संविधान के हिसाब से तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चलेगी सर। लेकिन बहुत बार लेकिन भाई ऐसी भी चीजें सामने आती हैं, एनकाउंटर बहुत होते हैं हमारे देश में, स्टेटों में हम देखते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश सरकार को ही एनकाउंटर सरकार कर दिया जाता है विपक्ष के द्वारा, जो अपराधी हैं मुक्त करने की बात सरकार कहती है। बिहार में भी कुछ अभी एनकाउंटर ऐसे हुए, आप भी, मैं एक भरत तिवारी की बात कर रहा हूँ, आप भी उनके घर भी रोक कर आए, क्या लगता है कि बेजा इस्तेमाल भी होता है अपनी पावर का कुछ? बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होता है पावर का इस्तेमाल। देखो जब होता गया सर, लेकिन हर चीज़ पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है सर। जब पब्लिक क्या होती है, किसी आदमी का पुलिस वाले एनकाउंटर करते हैं तो पब्लिक तालियां बजाती है, तो लोगों को लगता है, पुलिस वालों को लगता है कि यार हम ही हीरो हैं करके, लेकिन उनको ताकत आप ही नहीं दी है सर। जब पहली बार एनकाउंटर हुआ तो आप बोल सकते थे कि यार नहीं, उस एनकाउंटर पर आप बात करते, चाहे अपराधी क्यों ना था, उसके लिए कोड बना हुआ है सर। लेकिन जिस दिन आपने हर एनकाउंटर में तालियां बजाना शुरू कर दिया तो उस दिन बहुत सारे इनोसेंट भी मरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है सर। बिल्कुल। जैसे मैं आप कह रहे हैं कि तालियां बजाते तो इनोसेंट भी मरते हैं, मैं भरत तिवारी को लेकर पर्टिकुलर आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि क्योंकि जो चीजें सामने आई कि वो सरेंडर भी करने जा रहा था, पुलिस ने टारगेट करके उसको मारा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पुलिस ने टारगेट करके उसको मारा है? नहीं सर, लगता नहीं है तो मारा ही है सर। ऐसा लगना होना एक अलग चीज है। लगना, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ये मेरे को लगना हो सकता है। ये आने वाले टाइम में मैं ऐसा कह रहा हूँ कि चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये लगना है। ये तो नहीं, ये लगना नहीं है, तो मारा है पुलिस ने, ये तो पुलिस ने मारा ही है, इसमें कोई शक नहीं है सर, है ना। एक आदमी वेपन को डाल देता है आपके सामने, ठीक है, जो भी हमारे संविधान में जो सजा है उसको सजा दो, उसको जेल भेजो। उसने आर्म्स एक्ट के ऊपर दफा 25 लगा के उसके ऊपर चार्ज करो। उसने पुलिस वालों के ऊपर हथियार टाना, हवाई फायर करा, साइड में मारा, उसके ऊपर भी जो धाराएं लगती है सारी लगाओ, भेजो अंदर। और हिंदुस्तान के संविधान में जो सबसे कठोर सजा है वो दो। लेकिन आप भगवान नहीं हो कि अगर किसी इंसान ने सरेंडर कर दिया, आप उसको जमीन में लेटा के 3 गोलियां मारते हो, तब भी आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता। आप उसे गाड़ी में ले जाकर फिर 2 गोलियां मारते हो। आप क्या दिखाना चाहते हो यार? क्या दिखाओगे आप दुनिया को? बताओ, क्या आप बहुत बड़े ताकतवर हो? पर्सनल ऐसा लग रहा है, पर्सनल कोई खुन्नस निकाली जैसे उससे। पर्सनल खुन्नस मतलब आप ताकत दिखाना, अगर आप ताकत ही दिखाना चाहते हो तो बिहार के अंदर यार ऐसे बाहुबली हैं जिनके घर जाने से पहले आप जूते उतार के जाते हो, तब आपकी ताकत कहाँ चली जाती है भाई? जूते वहां जाके फिर पैर, मतलब आप जूते उतार के एक बाहुबली के घर जाते हो, जिस बाहुबली के ऊपर 25 मुकदमे दर्ज होंगे, आप उसके घर जाने की हिम्मत नहीं करते हो, तब आपकी ताकत कहाँ चली जाती है? आपकी ताकत सिर्फ गरीब असहाय व्यक्ति के ऊपर जाती है, लेकिन उसका हाजियाना भुगतना पड़ेगा सर इनको। जवाबदेही बनती है कहीं ना जवाब, मैं कह रहा हूँ कि आप भी इधर ही हैं सर। इस केस में सरकार अरेस्ट करेगी उनको, अरेस्ट होगा, FIR दर्ज हुई है तो बहुत जल्दी इनके ऊपर अरेस्टिंग भी होगी। बिल्कुल। लेकिन भाई जेनजी देश हमारा कहा जाता है, मतलब जेनजी तो नहीं कहूंगा, हमारा युवा देश कहा जाता है, और युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है किसी भी देश की। लेकिन हमने नेपाल में देखा कि एक जेनजी आंदोलन हुआ वहाँ पे, आप भी लगातार होते हुए बोले हैं उन पे बातों को। अभी नेपाल के हालत क्या नजर आते हैं आपको? बताया जा रहा है कि दोबारा से वहाँ पे जो जेनजी है वहाँ की सड़कों पर उतर गए सरकार के खिलाफ ही, और चूंकि सरकार उनका मूवमेंट को कैप्चर करके सरकार बना ली इन्होंने, लेकिन जो नीतियां हैं वो बिल्कुल हो गया अगेंस्ट बना रही हैं। नेपाल की क्या हालत नजर आ रही है आपको? सर देखो, अभी बालन शाह सरकार बनी है, राष्ट्र स्वतंत्रता पार्टी की अभी सरकार बनी है। अभी तो सरकार बने हुए ढंग से साल भर भी नहीं हुआ सर, लंबा टाइम है, धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि सरकार कैसे काम करती है। अगर सच में सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार 10-20 साल चलेगी सर। लेकिन जनता तो बड़ी सड़कों तो उतर चुकी है। नहीं सर, एक वर्ग आता है देश के अंदर, हर चीज है। चाहे KP ओली गवर्नमेंट है, KP ओली भी कुछ एक लोगों को लेके आ रहा है रोड के ऊपर, वो भी चाहता है कि किसी भी कीमत पर बालन शाह गिरनी चाहिए। लोगों के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये CI की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट किसी और की है, ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो देश के अंदर हर जगह चलता है सर। ये कुछ एक लोग आते हैं, होता क्या है, कुछ एक लोग, ऐसा नहीं है कि नेपाल के अंदर लाखों लोग सड़कों पर आ गए, ऐसे नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं जिनको एक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी नेपाल के आ चुकी है, ग्राउंड पर आ चुकी है, लेकिन धरातल में ऐसा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नेपाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के हाथों की कठपुतली बन के रह जाए? नहीं सर, पाकिस्तान का इस टाइम नेपाल के अंदर हम इतना इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते हैं, और चाइना का इन्फ्लुएंस इस टाइम नेपाल के अंदर बहुत कम है सर, बहुत ही कम। अच्छा। KP ओली के टाइम में हम कह सकते थे कि पूरा का पूरा चाइना का इन्फ्लुएंस था नेपाल के अंदर, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है हम नहीं कहेंगे कि इस टाइम चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है नेपाल में, नहीं है बिल्कुल। और रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान के डायरेक्ट कभी भी नेपाल के अंदर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं होता, इनडायरेक्ट तरीके से होता है, क्योंकि CIA क्या करती है, सॉरी ISI क्या करती है पाकिस्तान के अंदर, कंटिन्यू वर्क करती है, लगातार रिक्रूटमेंट करती है, इंट्रोग्रेशन करती है, वहाँ से नकली नोट हो गया, चाहे
वेपन्स हो गए, वो लगातार या ऐसे एंटी एलिमेंट्स हो गए जिनसे हिंदुस्तान को नुकसान हो, वो हिंदुस्तान के अंदर एंट्रेंस करती है, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं सर, वो तो हमेशा चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमेशा पाकिस्तान एक्टिव रहता है, क्योंकि नेपाल क्या है, हमारा नेपाल एक पड़ोसी देश है जिसके साथ 1955 से ही लगा लो हमारे बहुत अच्छे गांव के गांव मिले हुए हैं बॉर्डर गांव पे। के गांव मिले हैं, रिश्तेदारी है, एक शायद एक का ससुराल इधर हो, मायका उधर हो, बिल्कुल। तो ये है। हमारे 24 ओपन बॉर्डर हैं, कभी कोई वीज़ा नहीं लगता है, तो आने जाने में इतनी दिक्कत नहीं है कभी भी। तो इसका फायदा तो देखो, जब पाकिस्तान जैसा देश तो इसका फायदा उठाएगा ही सर, तो हमेशा उठाता है, आगे भी उठाएगा। बांग्लादेश को किस तरह देखते हैं, क्योंकि नई सरकार वहां पे बनी है और बताया जाता है कि जो नए प्रधानमंत्री आए हैं वो सबसे पहले चाइना गए, मिल के आए, बहुत सारे टीटी कर आए। चिकन नेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट का, उसको लेकर चीन और बांग्लादेश मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। जो लाल मुनीर हाट जो वहाँ पर एयरबेस है, वो भारत के लिहाज से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चीन वहाँ पे पैसा लगा रहा है। क्या कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश हो सकती है बांग्लादेश के साथ चाइना को मिलकर? हाँ, कोशिश कर रहा है सर, लेकिन एक्चुअली ऐसा भी देखो, स्टेटमेंट आ गया परसों, शेख हसीना ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं जाऊंगा तो मार देंगे। जाएंगे, बस नहीं, लेकिन जाएंगे दिसंबर में बांग्लादेश शेख हसीना। और जैसे ही बांग्लादेश जाएंगे, आपको दिखाई देगा कि 4-5 महीने के अंदर अंदर बांग्लादेश में सरकार गिर जाएगी, दोबारा अवामी लीग आ जाएगी। बिल्कुल सर, आपको ये लग रहा है? लग रहा है, बता दिया मैंने, क्योंकि अब तो लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे चुन ली गई है। अच्छा, चुन ली गई है, तो फिर इतना फिर शेख हसीना जाएगी, ये कहीं ना कहीं इसका मतलब इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि लोग नाराज है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तभी तो जारी होगी सर। लेकिन उन्होंने एक अंदेशा ये भी जताया ना कि मैं जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है, थ्रेट तो है ही। जब कभी पाकिस्तान चाहेगा ही नहीं सर कि शेख हसीना बांग्लादेश आए, तो असैसिनेट की तो उनको कहीं ना कहीं साजिश चली रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर शेख हसीना जा रही है तो समझ लो कि दोबारा से बांग्लादेश की धरती में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने आप को बड़ी मिल बात सकता कह है। रहे हैं लगी? नहीं, बिल्कुल, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ सर, ये तो शेख हसीना ने कब बोली थी ये बात सर? परसों बोली है ना। मैंने 25 मई को ट्वीट किया हुआ बहुत बड़ा कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरेगी, ये मैंने 25 मई को कह दिया था सर। जो परसों बोला है वो बहुत बड़ा ट्वीट है मेरा ट्विटर पर जी, कि 25 मई को कि मैंने कहा था कि शेख हसीना बहुत जल्दी बांग्लादेश जाएंगी, क्योंकि भारत में असाइलम लेके रुकी हुई है तरफ, शरणार्थी बनी हुई है। बिल्कुल, ठीक है, डिप्लोमेटिक शरणार्थी जिसको हम जानते हैं। क्या भारत ये रिस्क लेने देगा उनको कि भेजेगा, क्योंकि उन्हें ही पता है कि शेख हसीना भारत के समर्थित रही है हमेशा से, और अगर वो वहां जाती है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या भारत पीछे से कोई बैकअप देगा उनको, या मना कर देगा उनसे कि नहीं आप मत जाइए, आपकी जान को खतरा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया है तो इससे पहले बहुत बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी एकदम से सर। वो ऐसा नहीं है, कोई बच्चों का स्कूल का डिबेट नहीं है कि बातें करते हैं। एक देश का एक्स पीएम जो 15 साल तक किसी देश का पीएम रहा हो, वो एक शब्द निकालने से पहले 1000 बार वो लोग बात करते हैं। शेख हसीना के पास DGFI या दुनिया की कोई भी एजेंसी से क्या रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर उन्होंने दुनिया को बोला है? तो हमें सिर्फ शेख हसीना का वो स्टेटमेंट नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या प्लानिंग है दिसंबर में शेख हसीना की, आगे क्या होगा, उसके बाद ही एक लीडर आगे स्टेटमेंट देता है सर। मतलब इतना आसानी से नहीं इतने होता आसानी से नहीं होता कि हमारे को लगे। देख भाई, हमारे देश में एक अलग तरीके की, मतलब कहते हैं ना, गैंग्स जो होती हैं, आपने बहुत करीब से देखा भी है और सुना भी होगा। तरह तरह की गैंग्स, जो अंडरवर्ल्ड था वो तो मुंबई में देखिए खत्म हो चुका है एक तरीके से, लेकिन नई नई तरह की गैंग्स बड़ी क्रिएट हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई, लक्की बिश्नोई और गोल्डी बरार, ये बहुत तरह की गैंग्स आज की डेट में चर्चा में आ रही हैं। आप इनको किस तरह देखते हैं? क्या ये वाकई में गैंग की तरह काम करते हैं, किसी के हाथ कठपुतली बने हुए हैं? सर देखो, तो मतलब हमारा तो काम सर देखो, ये गैंगस्टर्स वगैरह से अपना काम ही नहीं होता सर। अपना काम है टेररिज्म के खिलाफ, है ना, या कोई भी ऐसे एंटी। नहीं, लेकिन ये जो एक्ट करते हैं जिस तरीके एक तो टेररिस्ट एक्ट ही करते हैं ये भी। सर देखो क्या होता है, गैंग्स देखो, टेररिस्ट में फर्क होता है सर। टेररिस्ट क्या होता है, कार्रवाई करता है, कार्रवाई करने के बाद जिम्मेदारी लेता है, चीजें लेता है। टेररिस्ट क्या होता है, किसी भी देश को हिलाने की हिम्मत रखता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति को। गैंगस्टर्स क्या होता है, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, पैसों के चक्कर में उन्हें लाइमलाइट चाहिए सर, कोई भी चीज के लिए। तो दोनों में बहुत धरती आसमान का फर्क है सर। जबकि सोचिए, जो आज की गैंग काम कर रही है, जेल में पड़े हैं सारे के सारे लोग ये, लेकिन ऑपरेट इस तरह करते हैं कि जैसे मानो खुलेआम सड़क पे घूम रहे हो। नहीं बिल्कुल, इनका ऐसा ही होता है। कैसे, मतलब ये कैसे खुफिया तंत्र का काम करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर। एक चीज एग्जांपल, एक बार आपको छोड़ो, मैं कोई आदमी जेल के अंदर है, वो एक को बोलता है ठीक है एक काम कर, तू कल बेल में बाहर निकल रहा है या जो भी है, मुझे 50,000 रुपये देता हूँ, एक काम करना है, फलानी जगह पर जाना, वहाँ पर 2 राउंड फायर मारना की खिड़की में। बोले सर मार, अरे कहीं नहीं मारना, तू घर में मार देना, बोलना फायर बस, ठीक है, अंदर कोई हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक लड़का जाता है, क्योंकि उसने बेचारा जेल से छूट रखा है, जो भी है तो क्रिमिनली माइंड का आदमी, जाता है, उसको बाहर कोई आदमी कट्टा पिस्टल कुछ भी पकड़ा देता है, वो जाता है रात के टाइम पर, कभी भी 2-3 राउंड फायर जैसे बॉस ने बोला था, मार के भग जाता है। अगले दिन ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने भाई तू जान से मार, तेरी किस्मत अच्छी थी,
पूरा हिंदुस्तान में लाइमलाइट, अरे भाई बच गया चीजें, इज अ गेम। नहीं तो लेकिन टारगेट करके भी ये लोग बड़ा अटैक करते हैं ना, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इतना सिद्धू मूसेवाला जो कितना बड़ा सिंगर था पंजाब के, हाँ। उनको मार दिया गया, और भी बहुत सारे। सर जवाबदारी लिए मारा है, इसका ये तब प्रूफ होगा जब कोर्ट डिसीजन देगा मारा है। लेकिन वो तो खुद कहते हैं, अरे कहने के चौड़ा लिए में आके। नहीं, कहने और कहने में आने में अलग है सर। हाँ, कहने के आने के मैं आपको ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा हाँ। कि करता कोई और है, आदमी अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने किया क्या है सिद्धू करके। मूसेवाले केस में भी ऐसा है? नहीं सर, ये तो जब कोर्ट का आएगा, जब कोर्ट से आएगा, जब कोर्ट के सामने भी केस चल रहा है कोर्ट के ऊपर, हाँ। जब लास्ट में जिस दिन डिसीजन आएगा उस दिन कोर्ट बताएगा कि इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं। लेकिन लोग वाहवाही लूटने ले लूट लेते हैं अपनी वाहवाही। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जी। चलो एक आदमी का फोन जाता है किसी के पास, हाँ। कुछ भी हो सकता है, XYZ बोलता है कि मैं लॉरेंस बोल रहा हूँ या लॉरेंस का कोई भी बोल रहा हूँ। बोला हाँ, बोला क्या काम है? बोला एक काम है, एक टारगेट गिराना है, काम करेगा? तो बोलता है हाँ करेंगे, क्योंकि वो उसको कॉल कर रहे हैं जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, डाटा है उसके पास, ऐसा आपको और हमको नहीं करेंगे, वो उनको कॉल उनका भी करेंगे, डाटा रहता है पूरा, डाटा रहता है पूरा का पूरा। सपोज करो, कहाँ का तगड़ा क्रिमिनल है। तो सपोज करो इस कहानी को समझो, कहते क्या है, फोन करता है वो हाँ। कि काम करेगा? बोला हाँ, बता कितना पैसा? बोला पैसा लूंगा। बोला कितना? बोला कि वो बोलता ठीक है एक का मर्डर करना है, हाँ। तो बोला ठीक है मैं 10 लाख दूंगा। बोलता 50 लाख दूंगा, 30 एडवांस आ जाएंगे शाम तक। आदमी कहता है 10 मांग रहा हूँ, 30 दे चुका है, शाम तक 30 आ जाएंगे। लेकिन उसने अपना नाम लॉरेंस बताया, कुछ भी बताया, कोई नहीं जानता कौन है, हाँ। कौन है कोई नहीं जानता है। 30 लाख रुपए दे दिए, इसका मतलब पैसे पे खेल होता है सारा ये। पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद उसने बोला चीजें हुई, वेपन दे दिया। बोला भाई अब बताओ किसको मारना है? जब सब कुछ तैयार हो गए लोग, बोला एक काम करो, जो भी आपने बोला सिंगर सिद्धू मूसेवाला, अरे यार बोला तो बोला 30 लाख दिए ना, इसलिए तो 10 लाख रुपए लेता था, 1 करोड़ दे रहे ना। बोला हाँ यार, नहीं तो 10। बोला देख 302 तो चाहे दू, एक रिक्शे वाले को मार चाहे किसी को भी मार, 302 ही लगनी है। बोला तो इतना तो उन्हें, हाँ बोला यार 302 ही लगनी है, और वो भी एस्टिमेट लगा देता है। तो बोला ठीक है, बोला ये पकड़ बाकी के 70 लाख। काम करवाया। अच्छा भविष्य के अंदर सुनिए, अगर इन फ्यूचर में वो आदमी कभी पकड़ा भी जाएगा, वो किसका नाम खोलेगा? वो कहेगा लॉरेंस का। क्या सच में वो लॉरेंस ही था जिसने कॉल किया, या उनके नाम पर कोई लोग अपनी दुकान चला लेते हैं? किसी और ने कर दिया वो काम? मेरी बात समझ रहे हो? मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। इस तरह गैंग क्रिएट करती है, ये काम करते हैं इस तरह से। लेकिन भाई कुछ चीजें हैं जो आपके पर्सनल अपने, आप जब कमांडो वगैरह थे उसको लेकर हमारा एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, उसके जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आपसे। फिर लेकिन भाई आप NSG कमांडो भी रहे हैं, रॉ में भी आपने काम किया है, कोई ऐसा खतरनाक मिशन आपको याद आता हो कि नहीं यार ये मेरे लिए बड़ा बहुत खतरनाक था, डिक्लासिफाई नहीं था, कोई जहन में आता है कि हाँ यार इसको करने में मजा ही बहुत आया लेकिन मेरे लिए खतरा ही बहुत था इसमें? नहीं सर, ऑपरेशंस 2 तरह के होते हैं। अगर हम फिजिकल ऑपरेशन करने जाते हैं और अपने ही देश के अंदर का करते हैं, उसमें से हमारी जान को खतरा होता है सर। अगर हमारे को कोई बात नहीं, अगर कुछ भी हो गया तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एक बढ़िया शहीद का दर्जा भी चीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें टेंशन नहीं होती। लेकिन जब भी हम ऑपरेशन को LOC के पार करते हैं इंटेलिजेंट ऑपरेटिव के तौर पर, इसमें क्या होता है ना, तो इसमें हमारे को क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमारी एक गलती से 2 देशों के रिपब्लिक रिलेशन खराब हो सकते हैं। सपोज करो मैं एक ऐसा ऑपरेशन कर रहा हूँ विदेशी धरती पर जो खुलता है तो सीधे भारत के ऊपर नाम आता है, तो ये ऑपरेशन ज्यादा डेंजर होते हैं। चाहे इस ऑपरेशन में मैं फिजिकली वहां मौजूद हूँ या ना हूँ, चाहे मैं हिंदुस्तान से इस ऑपरेशन को कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑपरेशन किसी देश के रिलेशन को खराब कर सकते हैं। और रही मिशन की बात सर, देखो दुनिया का कोई भी मिशन हो, जब भी आदमी ऑपरेशन में जाता है तो उसको लगता ही है ऐसा कि यार कि ऐसा है नहीं कि सामने वाला आदमी कोई लकड़ी लेके बैठा होगा, उसके भी हाथ में कोई ना कोई असल्ट वेपन होगा। तो ये तो हर सोल्जर के लिए है सर, तो नॉर्मल चीज है। क्योंकि आपने बहुत सारे ऑपरेशंस किए होंगे, चाहे देश में हो या विदेश में हो, ये हर सोल्जर ही करता है सर। कोई एक जहन में आता आपको कि नहीं यार? नहीं सर, ऐसा आप ऑपरेशन एरिया में जाओगे, शायद कल भी कोई फौजी छुट्टी आ रहा होगा, आप उससे पूछो तुम जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट से आए, बोलेगा 365 दिन थे ना, बोला 365 दिन के अंदर मैंने 400 ऑपरेशन करे। तुम बोलोगे कैसे? बोले एक ऑपरेशन में सुबह भी किया था। वही दिन रात का काम है सर। क्योंकि आप NSG में भी रहे, रॉ में भी रहे हैं, और आपको देश का सबसे अच्छा शूटर भी माना जाता है, स्नाइपर शूटर। क्या आपने बिना गोली चलाए भी कोई लोगों को सरेंडर करवाया कभी? देखो सर, ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमने करवाया, बहुत सारे लोगों को हमने बिना गोली चला के भी हम मुख्य धारा में लेकर आए, बहुत लोगों को लेके आए। इनसे लंबी डील होती है, हम लोग बात करते हैं, उनकी कुछ शर्तें होती हैं, अगर हमें लगता है कि वो शर्त ठीक है, वो उसके निजी शर्तें हैं, इससे ना तो देश को कोई फर्क पड़ता है ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है, तो उसके आधार में बहुत सारे लोगों को सरेंडर करवाते हैं सर। ज्यादातर ऑपरेशन में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आदमी सरेंडर करे और मुख्य धारा में आए। मतलब बिना गोली के भी काम चल जाता है? बहुत बारी होता है, बाद में हम लोग बात करते हैं। आपने लगी
नेपाल सरकार गिरने से पहले भविष्यवाणी की थी कि सरकार गिर जाएगी। प्रिडिक्शन आपने किस तरह कर दिया था, क्या एनालिसिस होता है मतलब अभी बताया ना मैंने, बांग्लादेश वाला करो तो तब पूछना कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट चली जाएगी चली करके। जाएगी? हम लोग ग्राउंड डाटा लेते हैं पूरा का पूरा, ग्राउंड में वर्क करते हैं, गवर्नमेंट में कितने लोग नाराज हैं, वहाँ के क्या चीज़ है, वहाँ की उसी पार्टी के कितने लोग उससे नाराज हैं, उसके ऊपर हम डाटा बनाते हैं पूरा का पूरा, तब हमें लगता है कि गवर्नमेंट चली जाएगी सर। किसी भी सरकार को रन करने के लिए इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ही है सर। दुनिया की इंटेलिजेंस से ऊपर कुछ भी नहीं है सर। चाहे सरकार गिरा दो, चाहे सरकार बना लो, सरकार दुनिया में हर जगह, ये सब सरकार के ऊपर ही नहीं आता सर। हाँ। आप भी न्यूज चैनल, आप वही खबर दोगे जो खबर कल इंपॉर्टेंट है, जिस खबर के लिए कोई, आपको भी तो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है भाई, आज उस खबर को लेना, वो खबर दुनिया सुनना चाहती है। तो दुनिया की धरती की कोई भी चीज सर, इंट से ऊपर कुछ भी नहीं होता, इंट पर ही पूरी दुनिया टिकी होती है। आपने इंटेलिजेंस की बात कही है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश में सरकार गिर जाएगी, क्या ये इंटेलिजेंस है या आपका पर्सनल एनालिसिस है वहाँ का? मैं कोई ज्योतिष थोड़ा ना हूँ सर, हम बिना, हम एक सोल्जर है सर, बिना मतलब इंफॉर्मेशन के, बिना एविडेंस के कोई भी बात नहीं, कोई बात नहीं होती, मतलब पुख्ता आपको इस जानकारी है कि आने वाले टाइम में कुछ बिगड़ेगा वहाँ पे। आज के मुकाबले भारत का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस 10 साल के पहले कितना मजबूत हुआ है? मतलब पहले 10 साल पहले अगर हम बात करें या 12 साल पहले बात करें, कितना स्ट्रांग भारत पहले से हो गया डिफेंस क्षेत्र के मामले सर में? देखो, जैसा एनिमी होगा हर देश को उसी के हिसाब से होना पड़ता है। एनिमी चेंज हो चुके हैं, एनिमी का सोच चेंज हो चुका है। आज एनिमी बोलता है कि हम इन्फेंट्री के थ्रू मूव नहीं करेंगे, हम एक बटन दबाएंगे और 200 किलोमीटर दूर तुम्हारे एरिया को टारगेट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले से ही रेडी होते हैं, दुनिया का हर देश होता है। तो जैसे जैसे दुनिया चेंज होगी, अगले 20 साल में हम और मजबूत बनेंगे, आने वाले 50 साल में और मजबूत बनेंगे। तो परिवर्तन ही सबसे बड़ी चीज है सर। और वॉरफेयर भी चेंज हो रही है पूरी। तो वही मैंने आपको बोल दिया ना, एनिमी चेंज हो चुका है ना सर, एनिमी की सोच चेंज हो चुकी है। मैंने आपको वही बोला, वॉरफेयर चेंज क्या होगा, मैंने यही बोला आपको। आप इन्फेंट्री मूव नहीं करती है, 200 मीटर दूर एक मिसाइल अटैक कर दी, तो हम भी उसी के लिए चेंज हो गए ना। हमने अपना एयर डिफेंस और मजबूत कर दिया कि हम मिसाइल अंदर आने ही नहीं देंगे, हम उसको रास्ते में टारगेट कर देंगे, तो मजबूत हुए। क्या कभी आपको लगता है कि पाकिस्तान तो देखिए आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉक्सी करता रहता है, क्या भारत और चाइना कभी आमने सामने भी आ सकते हैं युद्ध के मैदान में? अभी चाइना के साथ नहीं है सर, ऐसा सिचुएशन नहीं है कि चाइना के साथ हमारा कोई वॉर हो सकता है। कोई ऐसा इस टाइम नहीं है, अपने इस टाइम नहीं है, भविष्य के अंदर अभी है। अभी तक का ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 5-6 साल के अंदर डेवलपिंग कंट्री है, चाइना तो बहुत आगे जा चुका है और कोई चाहता नहीं कि पैसा बर्बाद किया जाए। वही कह दिया ना सर, नहीं होगा। अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा आमने सामने आ सकते हैं। आप जब एनएससीटी की ट्रेनिंग ले रहे थे, उस वक्त की ट्रेनिंग और आज की ट्रेनिंग में कितना अंतर आ गया है? सर देखो, जैसे जैसे मैंने आपको वही बोला, एनिमी चेंज होता है, एनिमी की सोच चेंज होती है, ट्रेनिंग का तरीका चेंज हो जाता है सर। पहले क्या होता है, कम्बॉट के ऊपर, आजकल कहाँ है हाथापाई की इतनी लड़ाई, आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, लोगों की सोच चेंज होगी, दुनिया चेंज होगी, ट्रेनिंग का तरीका हर स्टेप में चेंज हो जाएगा सर। अच्छा, पहले एक काम करते थे, बोलते यार तुम टाइप राइटिंग कितनी तेज कर सकते हो बताओ। चलो आप मेरे को बताओ कि आज कौन है जो आदमी बोलता है कि तेरी टाइपिंग की स्पीड कितनी है। आजकल तो लोग एआई से बोल रहे हैं, पूरा का पूरा लिख दे रहे हैं। तो हर आदमी चेंज हो चुका है ना सर, समय के हिसाब से, चाहे वो फौज हो, दुनिया में कोई भी हो, हर आदमी चेंज होता है सर। और समय ही बदलाव की नियति है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन भाई अंतिम सवाल है, क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने ही वाले हैं। भारत की जो इंटरनेशनल रणनीति है, जियो पॉलिटिक्स को हम कहते हैं, विदेश नीति की हम बात करें तो कितना बदलाव नजर आया है आपको पिछले कुछ समय में भारतीय विदेश नीति में? सर आज दुनिया के अंदर ये सवाल देखो, हम तो हमेशा अपना ही बोलेंगे कि हिंदुस्तान बहुत है। ये जाके दुनिया के अलग अलग देशों से पूछो, वहां के लोग बताएंगे आज को आपको कि आज हिंदुस्तान दुनिया में कहां पर स्टैंड करता है। मैं तो हमेशा अपने देश के साथ खड़ा रहूंगा। मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान मेरे लिए दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर है, क्योंकि मेरा फर्ज और मेरा धर्म है ये। तो ये सवाल अगर आप किसी उस आदमी से पूछोगे जो एक हिंदुस्तानी नहीं है, तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि आज हिंदुस्तान दुनिया का उभरता हुआ एक सुपर पावर है। सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। लकी बिष्ट हमारे साथ थे, खूब चर्चा की है हमने, चाहे वो देश के आंतरिक मुद्दे हो, विश्व पटल की राजनीति हो, कश्मीर मुद्दा हो या ईरान से जुड़े हुए युद्ध की खबरें हो। लकी बिष्ट ने बखूबी साझा की है अपनी जानकारी, लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बयान इन्होंने दिया है कि बांग्लादेश में आने वाले 6 महीने में हो सकता है कि सरकार बदल जाए, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश जाने की बात कर रही हैं और उसके जाने के बाद वहां पर हो सकता है कि दोबारा से राजनीतिक बदलाव देखने में आए। ये एक भविष्यवाणी लकी बिष्ट जी ने की है। हम देखेंगे कि क्या वाकई में इनका जो एनालिसिस है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं नेपाल को लेकर जो उन्होंने बात कही थी वो सही साबित हुई है, क्या बांग्लादेश को लेकर भी जो उनकी बात है वो सही साबित होगी या नहीं होगी। लेकिन ये बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जय हिंद। और हम उम्मीद करेंगे कि आपसे दोबारा जुड़ेंगे और सारी जानकारी शेयर करेंगे। थैंक यू सर।